लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है, वो ये देख के नहीं करते कि किसने बाय किया है। बाइंग आ रही है तो हम लॉन्ग जा रहे होते हैं, बाइंग नहीं आ रही है तो शॉर्ट जा रहे होते हैं। सो ओवरऑल तो मैं उस बेसिस पे ही करता हूँ। वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा है या दो ग्रुप मिलकर कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता मेरे को तो इतना पर्सनली। एनीवे, ऋषि सर इज हियर। थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट पे भी ध्यान रखने का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फर्मा बेयर्स आके बोलते हैं मार्केट 12,000 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, उसके बाद अचानक से मार्केट बाउंस देता है, वो लोग बोलते हैं अरे बाउंस भी 17,000 तक आएगा, मतलब वो लोग बुलिश हो गए। तो सोच लेने का कि मार्केट नीचे जाने ही वाला है। सर हम बाहर का किसी का चिराग सर एक मिनट, हिमांशु भाई एक मिनट, हिमांशु भाई, अमित सर एक मिनट, चिराग सर, we have made some rules. We are not talking about anybody who's not here. We don't give very big targets or anything, right? करके neither we comment on anybody else trade. Whatever trades we give within an SL, be it long, be it short. Uh, if there is a trade, if somebody can explain a logic to that, fine enough. But we are not talking about anybody else. Please. Ranvij bhai, I just wanted to explain this point that people come and every day आप भी अगर 5-6-10 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहाँ पे एक आपको मैसेज हमेशा आता है, FII DI फिगर्स आते ही है ना, हर ग्रुप में आते हैं, FII नेट सोल्ड दिस, DI नेट बाय दिस, पर उसको उस डेटा को इंटरप्रेट करने वाला, उसको समझने वाला, उसको डिकोड करने वाला वो भी तो आपको सेंस चाहिए ना, कि आप वो उस FII ने किस में क्या लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है, शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है, कैश में कितना बेचा है, फ्यूचर में कितना खरीदा है। सो जस्ट माय पॉइंट वाज दिस टू आस्क एन अमित एंड चिराग भाई के व्हाट यू सजेस्ट के भाई अभी एक्सपायरी के दिन ही क्यों बाइंग फिगर आया। So that was just my limited point. So we'll take Rishi sir's view first, and then we'll move on. Yes, Rishi sir. Hi, thanks हिमांशु जी, थैंक्स अमित जी। मैंने लास्ट टाइम आपके स्पेसेस में आए थे और मैं बताया था कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट, हाउ द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू प्ले आउट एंड हाउ द इन्फ्लेशन the growth worries will replace the inflation worry. तो अब आप देख लो वही चीज हो रही है। crude have actually crashed from last time we spoken almost by 10 to 15%. अब 95 के लेवल पे आ रहा है and it's look very weak. commodities सारे क्रैश हो रहे हैं, तो obviously इन्फ्लेशन तो काफी अंडर कंट्रोल आएगा गोइंग फॉरवर्ड। फूड एग्री प्रोडक्ट्स वगैरह भी अगर आप देख लो, वीट वगैरह का, कॉर्न वगैरह का प्राइसेस देख लो, 30-35% सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज गॉन डाउन। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो रियल है। और मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इंडिया में इतना दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मैं आज ही सुबह अपने कुछ फ्रेंड्स लोग से बात कर रहा था जो लंदन में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है। वो लोग बोलते हैं कि उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डबल हो गए। बट डबल इन द सेंस, वो जो पेट्रोल खरीदते थे 80 रुपए में, आज 180 दे रहे हैं। मतलब मैं इंडियन करेंसी और लीटर में कन्वर्ट करके आपको बोल रहा हूँ। सो 80 का 180 हो गया। हमारा इन्फ्लेशन में हमारा लास्ट एक साल में अगर आप देखो तो 3-4 रुपया बढ़ा है नेट में पेट्रोल एंड, क्योंकि हमने 2 बार वो रेट कट कर दी थी, टैक्सेस कट हो गए थे, तो उसके कारण दैट न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट एंड दैट वाज द रीजन व्हाई हमारे इन्फ्लेशन 7% इज अ वेरी लो। अगर आप सब्जी वगैरह भी खरीदने जाते हो, अगर कोई भी जाता है तो वो उसको पता है कि आज के डेट में 40 रुपया के अंदर अंदर आपको सारी जो करंट सब्जियां हैं वो मिल जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक वेजिटेबल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। जो नॉर्मल सीजनल वेजिटेबल्स है, आपको 40 रुपीज के अंदर अंदर सारे वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। सो पेट्रोल के प्राइसेस आपके पास करंट ठीक है, ये सारी चीजें। एंड वन मोर थिंग, द गैस प्राइस विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप किसी भी फ्रेंड से बात कर लीजिए जो यूरोप में रहता है, गैस के प्राइसेस 7 गुना हो गए। कितने? 700% इंक्रीज। मतलब आपका पहले जो 100 रुपया लगता था, आज 700 रुपया लग रहा है। सो यू कैन इमेजिन द थिंग, हमारे यहाँ इतना गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े। सो व्हाट आई वांट टू से कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो मच कंट्रोल में है
और बेस इफेक्ट इनफैक्ट नवंबर से किक इन भी हो जाएगा। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन। बेस इफेक्ट नवंबर से किक होने के बाद मुझे लगता है नवंबर ऑनवर्ड से हमारा इन्फ्लेशन 2-3% रहेगा और वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन मेरे को लगता है डिफ्लेशन में नीचे चला जाएगा। इट विल गो बिलो 0%। सो द थिंग्स जो हो रही है नवंबर ऑनवर्ड तक जो बेस इफेक्ट रहेगा, उसके बाद यूएस हुआ या जर्मनी हुई, एनर्जी कॉस्ट का एक वो एक्स फैक्टर है, लेकिन हर चीज़ के दाम घट रहे हैं क्योंकि डिमांड घट रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। सारा उन्होंने उनके उनके जो पैसे थे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती थी यूएस में, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एकदम मिनिमम हो गई है। सब एसेंशियल्स पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। उनको मेन खाना, एनर्जी और रेंट, ये 3 चीज़ उनका पूरा का पूरा सैलरी खा जाता है। सो दे आर कंप्लीटली फिनिश। मुझे बहुत हालत खराब लग रही है। स्पेशली मुझे लगता है यूरोप के 3-4 अगर कंट्री कोलैप्स हो गए तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड। जैसे वो पिग्स का हुआ था 2014-15 में, अगर आप लोग को याद हो, 3-4-5 कंट्रीज़ अचानक से कोलैप्स हो गई थी। वैसे ही मुझे लगता है यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ कोलैप्स होगी और वो आपकी आँखों के सामने होगी। श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। सो दे आर वेरी बैडली हिट। उनके पास मतलब उनके जो वो रशिया का जब मन करता है वो गैस बंद कर देता है, जब मन करता है गैस चालू कर देता है। बेसिकली वो पूरा का पूरा यूरोप को एकदम मतलब अपना मतलब वो बना दिया है, अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना दिया है एनर्जी का कि वो एक रकम से डांस करा रहा है यूरोप को, जब मन आता है उसको बंद कर देता है। मतलब यूपी, मतलब जो हमारे वो यूपी में 12-13 घंटा का पावर कट होता था ना 5-6 साल पहले, वैसी हालत अभी यूरोप की हो गई है। मतलब आप सोच लीजिए यूरोप का सर जो एयरपोर्ट है, उसमें मतलब वो हीटिंग जो है, वो स्टॉप हो गई है, वो लिमिटेड हो गई है। हर Sir, जगह हीटिंग नहीं होती I है, सो just I थिंग्स आर just सो want बैड। to I just wanted to add to your point. हुँ, हुँ। I just came recently from a 15 days Europe trip. राइट। I've been to 4 or 5 countries. I've been to हुँ, France, हुँ। Germany, Austria. कैसा रहा आपका Uh, एक्सपीरियंस? I'm just telling you this. 1 euro diesel था वहाँ पे हुँ, before हुँ। the war, and it is 2.5 euros right now. So it is डीजल तो वहाँ पे 1.5 गुना बढ़ गया है अभी। ठीक है। मतलब 1.5 गुना बढ़ा कि 2.5 गुना हुआ है? सॉरी, 1 यूरो का 2.5 यूरो हो गया तो हाँ, तो 150% 2.5 बढ़ गुना गया ना हुआ सर। ना? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। 2.5 गुना हो गया। फर्स्ट थिंग, मैं रोड ट्रिप पे ही था तो मुझे ये सारे फैक्ट्स पता है। आई बिन मैं अपने फ्रेंड के साथ में था। आई ट्रेवल्ड ऑल दीज कंट्रीज बाय रोड। सो वी वर इन अ डीजल व्हीकल, सो डीजल का प्राइस तो मुझे ये पता लगा। सेकंड थिंग, उनके लिए यूरोप में अभी जो सबसे अच्छा हुआ कि वहाँ पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना यूरोप में नहीं होता है, सर बट अभी एक इस बार ठंड सीजन्स में आने दीजिए, उनकी और गैस की डिमांड मैं बढ़ेगी। वो नहीं नहीं वो वही तो कह रहा हूँ सर। वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज लिविंग इन वियना, ऑस्ट्रिया, सो ही सेड टू मी जनरली वी वर ऑस्ट्रिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यूरोप, सॉरी रशिया। तो रशिया के गुड बुक्स में ऑस्ट्रिया है, तो उसने उनको इतना कंफर्ट दिया कि मैं तुम्हारा जो भी है एनर्जी का जो सप्लाई है वो 25% तक, 30% तक कट कर रहा हूँ, 70% तुमको सप्लाई दे रहा हूँ। सो बाकी जो कंट्रीज हैं उनको इतना ज़्यादा यूरोप उनके नीज पे, सॉरी रशिया उनके इतने नीज पे लेके आ गया है। और जहाँ पे जैसे अगर अपन यूके की बात करें तो वहाँ पे उनका फूड का जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेन्स का जो है, तो उनकी तो हालत और ज़्यादा खराब है। तो ये तो आपने जो पॉइंट बोला है वो बिल्कुल 100% फैक्ट है कि वहाँ पे अगर कोई कंट्री एनर्जी की डिपेंडेंसी पे है तो वो लीस्ट इफेक्टेड है, और अगर एनर्जी के साथ साथ ग्रेन्स की डिपेंडेंसी पे है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उनको। और मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले टाइम में ये, जब तक ये वॉर का कुछ भी इश्यू सेटल नहीं होता है तो ये, और सर्दियों में तो जो इनकी गैस की डिमांड है वो डबल बढ़ जाएगी और इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मज़े की बात है, वॉर इसलिए डिलेड हो रहा है, इसलिए रशिया यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिकन्स यूक्रेन को वॉर पे के लिए वेपन्स दे रहे हैं। एंड मज़े की बात है, वो वेपन्स देते हैं तो यूक्रेन फाइट करता है, रेज़िस्ट कर रहा है, इसलिए वो हो नहीं रहा है। उसके कारण क्रूड के दाम ज़्यादा बढ़े हुए हैं और क्रूड के दाम ज़्यादा बढ़े हुए तो 9.5% इन्फ्लेशन आपके यूएसए में आ गया। तो एक फनीली it is the USA which is perpetuating the war and it is the USA which is
फीलिंग द मोस्ट ऑफ द ब्रंट बाय परपेचुएटिंग द वॉर। तो मुझे तो इनकी स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती है, इनका क्या थिंक टैंक है। मैं तो इनको बहुत इंटेलिजेंट समझता था कि दे आर सुपर इंटेलिजेंट, अपने एटलीस्ट अपने अपने लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सेल्फ जो होता है ना, मतलब सेल्फिशनेस की वो पराकाष्ठा है। बट अभी तो मुझे लग रहा है कि बेवकूफी की हद कर सकते हैं वो लोग अपनी। मतलब दे आर परपेचुएटिंग अ वॉर एंड दैट वॉर इज एक्चुअली ईटिंग देम अप। 9.5% का इन्फ्लेशन। आप सोचिए सर, कभी यूएस का कोई 40 साल में ऐसा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। तो अब जो उनकी जो एवरेज एज होगी पॉपुलेशन की, वो 40 साल के नीचे ही है, ऊपर नहीं है। और 40 साल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब जो उनकी एवरेज एज है, मोस्ट ऑफ द पीपल अमेरिकन जो है वो 40 के एज के बिलो है, एंड दे हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन अपने लाइफ में। एंड उनको जो हिट हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते, उनकी मतलब सारी कमाई खत्म हो जाती है एसेंशियल लेने में। तो अब मुझे लगता है कि जब भी क्राइसिस होती है ना, तभी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। अगर यहाँ से अगर फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड की डिलिक्वेंसीज बढ़ेगी, आपके लोन डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, होम लोन डिफॉल्ट बढ़ेंगे, होम लोन फोरक्लोजर्स बढ़ेंगे, बहुत हालत खराब होने वाली है यूएसए की। तो मेरे को तो सब रकम से एक ही चीज लगता है कि इन दिस ग्लोबल मेल्टडाउन, और ये ग्लोबल मेल्टडाउन में इंडिया को इतना फायदा होगा, क्योंकि देखिए अब इनको एक ऐसा पोजीशन पे आएंगे जब इनको वापस स्टिमुलस देना पड़ेगा। अचानक से आप देखोगे स्टिमुलस स्टार्ट हो गया, जैसे अभी आपने देखा होगा चाइना ने $220 बिलियन का स्टिमुलस दे दिया। सो अब नाउ एवरी इकोनॉमी विल स्टार्ट गिविंग स्टिमुलस, क्योंकि अगर स्टिमुलस नहीं दिया तो वो लोग हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो इंटरेस्ट रेट जो हार्डनिंग होना वाला है, वो अब मुझे लगता है पीक आउट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है। इट्स अगेन बैक टू द चीप मनी, अगेन इट्स बैक टू द इजी मनी। इजी मनी में अगेन कमोडिटी विल गो अप, अगेन द एफआईआई विल कम बैक। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया को लेकर गोइंग फॉरवर्ड। ये 2 महीना 3 महीना आप बस निकाल लीजिए, बेस इफेक्ट किक इन होने वाला है। ये सारी चीजें 2-3 महीने के अंदर होगी। आप लिख के रख लीजिए, अगर नहीं हो तो आप मुझे स्पेस पे बुलाइएगा, और जो आप दंड दोगे मैं वो दंड मानने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर। बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया। इंडिया के पास डिमांड है, इंडिया के पास सारी सप्लाईज चेन है, दे आर डूइंग गुड। एंड अभी किसी ने अभी रिलायंस के बारे में बोल रहे थे, तो रिलायंस इज फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड। अगर क्रूड घटता है तो वो पेट्रोकेमिकल्स में कमा लेता है, क्रूड बढ़ता है तो रिफाइनिंग में कमा लेता है। तो रिलायंस को कुछ नहीं होने वाला, मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ। एंड उस और इस टाइप की फंडिंग्स जब आने लग जाएगी ना, आप देख लो, जब सबसे खराब टाइम था कोविड पेंडेमिक का टाइम था, तब उसने 2 लाख करोड़ की फंडिंग उठा के अपना सारा डेट रिपे किया था। सो यू कैन इमेजिन वो 2 महीने में किया था, मार्च 2020 और मार्च से लेकर मई के बीच में, मतलब अब एंड दैट दैट एक्चुअली मेड द मार्केट बॉटम। सो रिलायंस को अंडर एस्टिमेट मेरे ख्याल से कभी भी नहीं करना चाहिए। रिलायंस हैज इज ओन कैपेसिटी, वो कभी भी कुछ कर सकता है। कभी कल अगर अनाउंसमेंट आ गया कि वो तीनों बच्चों को सक्सेशन प्लानिंग कर दिया, 3 अलग कंपनी कर रहा है, रिटेल अलग कर रहा है, जियो अलग कर रहा है, और आपका ओएफसी अलग कर रहा है, ऑयल टू पेट्रोकेमिकल्स अलग कर रहा है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आ जाएगा। अचानक से आप देखोगे एक अलग लेवल पे रिलायंस इज इन अ डिफरेंट लेवल। सो दिस इज माय पर्सनल फीलिंग इज कि जिसने जिसने आज तक रिलायंस को शॉर्ट किया है, वो उसकी मतलब बैंड बजी, इंक्लूडिंग द maverick investor Radha Kishan Damani. So Reliance is one thing which is a very different ball game. बहुत लोगों को ये कंपनी समझ भी नहीं आती है, लेकिन it's a very different league. Rishi bhai, I have a question. So as you said, I mean, this is pretty much very evident that the fuel cost in Europe and also in US have skyrocketed, and as you said that they are only spending on necessities. Now what happens? A majority of the exports, जो हम लोग IT export करते हैं, जो हम लोग का majority sector export है, like 1/3 of our exports is IT, around 200 billion. तो ये लोग वहाँ पे तो स्पेंडिंग कम कर देंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं, दे विल जस्ट कंटिन्यू द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस जो भी होता है। तो उसके वजह से इंडियन मार्केट, क्योंकि एक आईटी तो मतलब टीसीएस नीचे गिरेगा, इन्फी नीचे गिरेगा, मोस्ट ऑफ दी निफ्टी 50 स्टॉक जो अच्छा खासा वेटेज है इन लोगों का वो गिरेगा। इनके वजह से फिर बैंकिंग पे असर आएगा, क्योंकि ये लोग नहीं करेंगे तो बैंकिंग भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना जो आईटी केपेक्स है वो नहीं करेगा।
So how do you look at it? Because somewhere down the line, as globalization has happened, and we have opened up the economy, we have become dependent, whether we agree or not. But on paper, it is very evident that we are dependent on them to for our matlab, to keep our markets buoyant. So your thoughts on it? जी, कंप्लीटली एग्री। वी आर वेरी मच इंटीग्रेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी और आप देख रहे हो कि अगर इंटरेस्ट की रेट्स अगर यूएस की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं एंड उसके कारण यूएस करेंसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सो एवरी करेंसी गेट इम्पैक्टेड। अब अपने को ये देखना है कि कौन सी करेंसी लीस्ट इम्पैक्टेड होती है, तो लीस्ट में देखिए इंडिया का नाम आएगा नंबर 1 कि सबसे लीस्ट डिप्रिशिएटेड। अगर अगर हम लोग टॉप 5-6 करेंसीज देखें, द बास्केट ऑफ रियर को देखें, अपने यूरो को देखे, जापान की येन को देखे, चाइनीज तो पैक करके रखा हुआ है लेकिन फिर भी चाइनीज को भी आप देख लो और पौंड को देख लो, एंड यू सी ऑल द टॉप 4-5-6 करेंसीज एंड यू विल फाइंड कि इंडिया हैज रिलेटिवली परफॉर्म बेटर देन दोस करेंसी। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू, अब इतना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती है, सेफ्टी में चली जाती है। तो ये जितना भी हॉट मनी होता है वो वापस यूएसए में जा रहा है क्योंकि वहां पर उनको रिटर्न बेटर मिल रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। एंड सेकंडली क्या होता है, बहुत लोग ने बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं। सो वो बोरो करके इन्वेस्ट करके करते हैं ना, तो दैट इज द रीजन उनको वो पोसाता नहीं है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट जाता है ऊपर तो दे विल ट्राई टू सेल ऑफ दोज देयर होल्डिंग्स इन द इक्विटी मार्केट इन अदर कंट्रीज एंड दे वांट टू रीपे द लोन या जो भी बोरोइंग है उनको रीपे करके वो उसको अपना सौदा बराबर करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 6 months। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड रुप में मुझे नहीं लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, इट इज नॉट इंडिया कि हाफ सोशलिस्ट है, हाफ कैपिटलिस्ट है, हाफ पता नहीं क्या है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इंडिया में, लेकिन वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कैपिटलिज्म है कि नहीं है। सो यूएस इज अ कैपिटलिज्म, जहां पर उसको लगेगा कि उसकी इकोनॉमिक खतरे में आ रही है, इट इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ स्टिमुलस। फेड को वापस, फेड को जरूरत पड़ेगा तो रिप्लेस भी कर देंगे, और फेड नहीं तो खुद ही खुद अपने लाइन पे आ जाएगा, बिकॉज उसको देना पड़ेगा। आपको याद होगा बेन बर्नाके जो सबसे ज्यादा रेट बढ़ाया था, उसने ही सबसे ज्यादा रेट कट्स भी किया था 2009 में, 2008-9 में, इफ यू रिमेम्बर। सो द सेम गाय जो हॉकिश हो जाता है अचानक से, वो डोविश होने में उसको टाइम नहीं लगती है। जैसे ही सारे ये जो आंकड़े आएंगे और जो सारे ये ग्रोथ नंबर्स आएंगे और ग्रोथ एकदम फॉल्टर हो गई, जो कि बहुत हाई चांसेस है ग्रोथ नेगेटिव चली जाएगी इस क्वार्टर। सो आई थिंक कि अब यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू गो फॉर द स्टिमुलस, एंड वंस द स्टिमुलस बटन स्टार्ट्स, फंड विल कम बैक टू यू। जो 1 लाख 2 लाख करोड़ गए हैं, उससे 4 लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएंगे। बिकॉज एक चीज ये हो गया ना एफआईआई को कि आज हम लोग ने 2 लाख करोड़ का माल बेचा तो वो बिक गया, मार्केट टैंक नहीं हुआ, मार्केट खत्म नहीं हुआ। तो अब इस मार्केट में डेप्थ आ गया है, तो नाउ अब लोगों का और जमेगा, मतलब मन जमेगा कि इस मार्केट में ज्यादा पैसा डालो कि हम लोग कभी भी निकल सकते हैं। लिक्विड मार्केट, आज अपनी लिक्विड स्टॉक को प्रीमियम देखते हैं ना, अपने निफ्टी पे ज्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कभी भी आप बेच सकते हो, कभी भी आप ले सकते हो, उसमें आप कितना ही बड़ा सौदा कर सकते हो। तो वही प्रीमियम अब आपको इंडियन इक्विटी मार्केट में बाहर वाले गोरे देंगे, क्योंकि अब आपका मार्केट में डेप्थ आ गया। 2 लाख करोड़ का माल, 3 लाख करोड़ का माल अगले ने 6 महीने में बेच दिया, मार्केट टैंक नहीं हुआ उतना जितना होता था पहले। So that is the one thing which we need to differentiate between 2008 या 2013-14 का सिनेरियो या 2022 का सिनेरियो। तो ये 3-4 सिनेरियो को अगर आप कंपेयर करते हो तो वी आर इन मच बेटर सिचुएशन, और उनको भी इतना बड़ा एग्जिट मिला है, और वो एग्जिट मिलने के बाद भी उनको लगेगा कि भैया इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहां पर हमें एग्जिट आराम से मिल जाएगा। तो जहां एग्जिट मिलता है ना, तो वहां आपका मन, आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। Right, Rishibai, right. Rishibai, you made a very good point that rupee can be one of the better performing currencies world over. But then again, this would have an adverse impact on our exports too. एंड आईटी का फिर वापस से रिजल्ट खराब होएगा, तो ये या तो ये कान वहां से पकड़े या तो यहाँ से पकड़े, तो वो घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या दिख रहा है, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द नहीं 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 आरबीआई's नहीं न्यू पॉलिसी ऑफ let me complete. So, and that was the first question. And what are your thoughts on the RBI's new policy of trading in rupee, importing and exporting in rupee? I'll come to the first point, the IT वाला। जब भी यूएस की वॉर Sure, लगती है,
जब भी यूएस की वॉट लगती है, इकोनॉमिक वॉट लगती है, दे गो फॉर द कॉस्ट कटिंग, दे रिमूव द वहाँ के लोगों को हटाते हैं और वो सारा का सारा आउटसोर्सिंग बढ़ा देते हैं इंडिया में। सो यू विल सी, आप एकदम अगर आप यूएस की इकोनॉमी को देखोगे, जब भी एब्स आते हैं और जब भी लोज आते हैं यूएस की इकोनॉमी में, तो आईटी विद अ लैग ऑफ 1 ईयर स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। क्योंकि क्या होता है कि अभी अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इतना एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है यूएस की इकोनॉमी में, इंश्योरेंस में प्रेशर है, आपके हेल्थ केयर में प्रेशर है, एविएशन में प्रेशर है, हर जगह प्रेशर है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपना जो आउटसोर्सिंग है इंडियन कंपनीज में और बढ़ा देंगे। सो आज आपको जो दिख रहा है ना, आज अपने क्या देख रहे हैं? सिर्फ एक्सपोर्ट, अपने आईएनआर देख रहे हैं। आईएनआर मत देखिए, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। आप देखो कि ये वाली जो चीजें होने के बाद इनसे यूएस से जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, मल्टी बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द बिग बिग प्रोपेलर फॉर द आईटी कंपनीज। तो मेरे को लगता है आईटी कंपनीज इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज अभी अमेरिका की वॉट लगी है। उनके सारे कॉरपोरेशन कॉस्ट कटिंग करेंगे, सारे कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज को फायर करेंगे, और फायर करने के बाद वो काम तो कोई करेगा, तो कौन करेगा भैया? इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा करेगा, बैंगलोर में बैठा हुआ कोई बंदा करेगा, हैदराबाद में बैठा हुआ कोई बंदा करेगा, गुड़गांव का कोई कोई बीपीओ वाला कंपनी करेगी। तो ये सारी कंपनी के पास ऑर्डर्स और आ जाएंगे। सो बेसिकली इट विल हेल्प आईटी कंपनीज टू ग्रो फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि दिस इज उनका जब भी खराबी होती है तब तक हमारा भला हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंसेस बोल रहे हैं। आप चाहो तो इसको चेक कर लो। जब जब यूएस की हल्की भी बैंड बजी है, इंडिया की आईटी कंपनी विद अ लैग ऑफ 1 ईयर हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर है। सेकंड, आप जो रुपी का जो ट्रेडिंग उन्होंने कर दी है, इससे क्या होता है कि सैंक्शन हिट सारी कंट्रीज आज हमारे साथ इंडिया रुपी को ट्रेड कर सकती है। वो रुपी को एक रिजर्व करेंसी की तरह रख सकती है, क्योंकि यूएस का तो कोई भरोसा नहीं है कब वो यूएस की करेंसी को फ्रीज कर दे। आज वो रुपी, ईरान भी अब रुपी करेंसी रख सकता है, रशिया भी रुपी करेंसी रख सकता है। तो एक ये हो गया, एक वी विल बेनिफिट बाय $36 billion in this every year if most of these countries, the sanction hit countries, start using rupee as a medium of exchange. तो उसका एक कैलकुलेशन आया था $36 billion every year India is going to get benefit. The $36 billion is almost equivalent to, आप सोच लो ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपया होता है। 3 लाख करोड़ इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। This According to you, what is the probability that the European countries will disown the NATO and go with a bargain with Russia in near future? आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है? सर मुझे तो ये नेटो ही सबसे बड़ा जोक लगता है, सबसे बड़ा जोक लगता है। नेटो का कोई यूटिलिटी नहीं है। ये सारे नेटो वाले हिपोक्रेट्स नंबर 1 है। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये सारे नेटो कंट्रीज आज रशिया से गैस एंड ऑयल खरीद रहे हैं और लाइन लगा के ऑयल खरीद रहे हैं। $80 बिलियन का अभी तक इन्होंने गैस एंड ऑयल खरीद लिया आफ्टर यूक्रेन वॉर। हिसाब से तो इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए। बेसिकली यूक्रेन का वॉर ही हुआ था कि वो नेटो में घुसने वाला था, इसीलिए तो रशिया ने उस पे अटैक किया था। और ये सारे नेटो वाले उनको बॉयकॉट करने की जगह कि जाओ, हम आज से तुम्हारा गैस नहीं लेते, तुम्हारा ऑयल नहीं लेते, हम लोग को अगर 4 गुना भी देना पड़ेगा हम लोग लेंगे, लेकिन हम तुमको 1 पैसा का नहीं देंगे। लेकिन क्या किए, सब लाइन लगा के यूएस का ये रशिया का ऑयल खरीदिए, रशिया का गैस खरीदे। और बोलते किसको है? हमारे जैसे छोटे-छोटे कंट्रीज जो है, इंडिया जैसी कंट्रीज जो हार्डली $3-4 बिलियन का ऑयल खरीदती है रशिया को, उसको बोलते हैं कि भैया इंडिया इज फंडिंग द वॉर ऑफ द यूक्रेन, मतलब ही इज फंडिंग द रशियन वॉर इन यूक्रेन। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ पीपल दे आर। एंड इन्होंने जो नेटो कंट्री है, जो यूरोपियन नेटो कंट्री है, इन्होंने यूक्रेन को क्या दिया? आज तक उन्होंने यूक्रेन को $3 से $4 बिलियन एड दिया। एड में क्या दिया? अपने जो पुराने मिलिट्री गियर्स थे, पुराने मिसाइल्स थे डर्ड वाले, वो सब इसको चेप दिए कि भैया जाओ ये ले लो, ये अच्छा चीज है, जाओ इसको ले लो। तो $4 बिलियन का वो अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको दे दिए। वो चलता ही नहीं है सीरियसली। जर्मनी की जो एक कहाँ से कौन सी कंट्री ने एक मिसाइल दी थी, वो तो मिसाइल ही नहीं चली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, वो मतलब 30-40 साल पुरानी मिसाइल जिसको ये लोग
मतलब रिसाइकिल करेंगे तो उसका उसका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा आप यूक्रेन को दे दो। यूक्रेन अपना फोड़ेगा, मरेगा, जो करेगा, करेगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी द नेटो कंट्रीज़ आर एक्सरसाइजिंग एंड मुझे नहीं लगता है कि नेटो में कोई यूनिटी बोल के कोई चीज़ है और यूएस वाला नेटो के नाम पे मस्त पैसा लेता है सबसे प्रोटेक्शन फीस लेता है, बेसिकली वो हफ्ता वसूली करता है। वो एक दादा है अपने एरिया का और हर नेटो मेंबरशिप देता है, जैसे हम लोग अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप लेते हैं ना, 1400-1500 रुपया देते हैं साल का, वैसे वो नेटो का मेंबरशिप बेचता है और सारा कंट्रीज़ को बेच-बेच के उनसे वो हफ्ता वसूली करता है और काम कुछ नहीं आने वाला। अगर आज रशिया अगर जर्मनी पे अटैक भी कर दे या किसी पे भी अटैक कर दे, वो कोई बचाने नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट अगर 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 चाइना अगर ताइवान पे अटैक भी कर दिया ना, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बस बातें ही करते रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो एनेक्स करके चुपचाप बैठ भी जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी चाइना के पास जाके लड़ाई करने की। ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी निंदा कर देंगे, घोर निंदा कर देंगे यूनाइटेड नेशन में। तो दिस इज़ हाउ द प्रैग्मैटिज़्म इज़ राइट नाउ। तो नेटो बोल के कोई चीज़ अभी एक्सिस्ट करती ही नहीं है। सब अपना-अपना ओढ़ रहे हैं, सब अपना-अपना खींच रहे हैं। सो दैट इज़ वन थिंग और आप भी अपना-अपना देखो। इंडिया को ये चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए अब इंडिया अपना रशिया के साथ भी अच्छा रख रही है, चाइना के साथ भी वो एक वर्किंग रिलेशन रख रही है कि वॉर को एक्ज़ैजरेट नहीं करो जब तक हम लोग इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं हो जाए और यूएस के साथ भी वो अच्छा कर रही है एंड दैट प्रूव्स कि हम लोग अभी डब्ल्यूटीओ में अगर आपने देखा होगा, इंडिया ने जो-जो शर्त रखी, सब मानी गई क्योंकि अभी इंडिया सबके गुड बुक्स में है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो अभी दिस इज़ द बेस्ट थिंग इंडिया इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन तो वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया के लिए। तो ये जो डिप्लोमेसी है, वो हमें हमारे फॉरेन इन्फ्लोज़ के रूप में विदिन नेक्स्ट 6 मंथ्स, 7 मंथ्स सब मिलने वाले हैं, जैसे ये रेट साइकिल पीक आउट होती है, जो कि बहुत जल्दी होगी बिकॉज़ ऑफ कंसर्न इज़ शिफ्टिंग टू ग्रोथ, नॉट ऑन इन्फ्लेशन। Rishi ऋषि bhai, भाई, coming Fabio, to the Fabio, one question from my side. ऋषि भाई, अगर ये विंटर सीजन चालू हो जाएगा, हाँ, बोलिए। अमित सर आपकी आवाज कट रही है. I think some call has come. Fabio, you can ask in the meantime. Okay, Rishi, by coming to the same, I mean, coming back to finance, you said that this would help India trade with countries that have sanctions on them. So one thing is, I'll tell you, ये जो है, I mean, I understand that government banks or PSU banks may abide to it, but you know, when the war started, Tata Steel that operates in Europe, and then there were some rumors that they also have a plant in Russia. So Tata Steel came up and they clarified that we have no manufacturing plant in Russia. We supply some of our products to Russia, but we are also stopping that because there was pressure from Europe. So ठीक है, I understand that India is not going to get, the government is not going to get pressurized, but these companies like Infi or maybe TCS or maybe XYZ companies, they कल उठ के होएगा कि say for example गैसप्रॉम ने अपना वैस्टो अकाउंट खोला HDFC में एंड हम लोग HDFC के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं. कल उठ के माइक्रोसॉफ्ट TCS को बोल देगा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू बिजनेस बिकॉज योर पार्टनरिंग बैंक इज डूइंग बिजनेस विद रशिया. तो हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दिस ऑन अ कंपनी लेवल? And would it be, I mean, if you would have a solution in your mind, what are your thoughts on it? देखो इसमें तो ये सिंपल है, अब टाटा को क्या है, टीसीएस का सबसे बड़ा रेवेन्यू यूएस से आता है और टाटा की सारी कंपनीज काफ़ी यूएस में ऑपरेट करती है और यूरोप में ऑपरेट करती है। तो ऑब्वियसली वो लोग एक छोटा-सा मार्केट जो रशिया है, उसके लिए यूरोप एंड यूएस के मार्केट को नहीं एंटागनाइज़ करेगी। तो दैट इज़ अ वेरी प्रूडेंट मूव ऑन पार्ट ऑफ रशिया ऑन टाटाज़ कि वो लोग रशिया को एक बार डिसोन कर दिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दे आर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म देख सकती है, लेकिन टाटास को अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखना है। टाटास है, इन्फी है, तो ये लोग अपने हिसाब से चलेंगे। इनका जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा, बेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट होगा, जो कि शेयर होल्डर वैल्यू, इनका बिजनेस क्या मतलब अगर टाटा एंड इन्फी का आप क्या होगा, उनका मेन है कि टू एनहांस द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो वो लोग चाहेंगे कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और वो लोग नहीं चाहेंगे कि अपने जो करंट क्लाइंट्स है उनको एंटागनाइज करके वो जाके रशिया पे बैठे जो कि बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं है। सो ऑब्वियसली यार वो तो कोई भी होगा टाटा और इन्फी की जगह तो वो वही करेगा और वो सेंसिबल भी है।
बट टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉवरेन कंट्रीज, तो वी कैन से ना हम लोग ने अपनी पोजीशंस रखी है। जैसे जयशंकर जी ने जाके बताया था कि भैया हम लोग रशिया को एंटागनाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा चाइना को कंट्रोल करता है। आज हम लोग दो दो बड़े बड़े कंट्रीज को एंटागनाइज कर दिए एशिया कॉन्टिनेंट में, और अगर चाइना अगर अटैक कर देता है और रशिया भी हमारे साथ नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, और न्यूट्रल भी नहीं है, और वो प्रो चाइना हो जाता है, तो वी आर इन द बिग सूप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज नॉट देयर। आप यूएसए आएगा कि नहीं आएगा वी डोंट नो, बट एक रशिया हैज बीन अ वेरी डिपेंडेबल अलाई फॉर अस सिंस मेनी डिकेड्स। तो आज हम लोग ने अगर यूक्रेन में भी अगर एक पोजीशन लिया था कि हम लोग ने उसको न्यूट्रल पोजीशन लिया था, हम लोग ने रशिया के अगेंस्ट भी नहीं गए, और हम लोग ये भी बोले कि चलो यूक्रेन में वॉर नहीं होना चाहिए, बातों से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो दिस इज वाज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ ऑफ इंडिया कि हमें इस यूक्रेन और रशिया के पचड़े में नहीं पड़ना है। आप लोग अपना जो भी सेटल करना है बात करके सेटल करो, वी आर इन द फेवर ऑफ टॉक्स। तो उन्होंने ऐसा बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया। सो दिस इज हाउ दे आर, एंड दिस इज अ वेरी राइट प्रोग्रेस। हम लोग का वॉर नहीं है, हम लोग क्यों जाए यार बीच में? व्हाट्स वी आर गेटिंग, और साला कोई ना कोई लफड़े में पड़ जाएंगे, कभी रशिया के दुश्मन बन जाएंगे या कभी यूएस के दुश्मन बन जाएंगे। अभी हमने एक स्टेटमेंट दिया और निकल गए साइड से, पतली गली से। तो वी डोंट नीड टू यू नो टेक साइड ऑन ईच एंड एवरी वॉर। कोई हमारे साइड तो नहीं आता जब चाइना के साथ हमारा क्लैशेस होती है, तो कितने लोग आते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज आती है या यूएस आता है, कोई भी स्टेटमेंट इशू भी नहीं किया होगा गलवान के टाइम। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। जब वो लोग नहीं करते तो हम लोग उनके वॉर में जाके क्यों अपना यू नो अपना वेस्टेड अपना इंटरेस्ट को खराब करें? तो भी हम No, लोग no, I हम right. I totally get your point that it is not our headache what Russia is doing with Ukraine or what the US is doing with Ukraine. It is totally their business, and we have nothing to do. I mean, the if I reiterate the question, tomorrow SBI has branches in US. SBI has branches in Europe. SBI has branches in Australia. ठीक है, अरे भाई मेजोरिटी ऑफ नहीं नहीं, आप जो बात बोल रहे हो वो बात एकदम मैं मान रहा हूँ, बट यूरोप तो $80 बिलियन का काम कर लिया भाई। रशिया से $80 बिलियन का गैस खरीद लिया, और उसके बैंक्स ने ही पेमेंट किया है ना, उसके बैंक्स ने। तो वो सबसे पहले अपने बैंक्स हाँ को हाँ हाँ, डिलिस्ट करो। राइट राइट सो राइट वी राइट विल ऑलवेज से कि बॉस आपका खुद के बैंक ये काम कर रहे हैं, और हम लोग अगर छोटे लेवल पे कर लिए, आपके तो $80 बिलियन का पेमेंट हुआ है आपके बैंक्स के थ्रू, और हमारे अगर $2 बिलियन का हो गया, आप हमको ब्लैकलिस्ट करते हो, ठीक है फाइन, आप हमको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, बट दिस rule should be applied on your bank also, because they have committed the same crime which you think that our bank has committed। तो इसमें तो भैया गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। मैंने देखा है उन्होंने आपने अगर जयशंकर का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने एकदम ओपनली बोल दिया कि भैया जितना गैस आपका एक आफ्टरनून में यूज होता है उतना हमारा एक महीना में यूज होता है रशिया से। सो रशिया को जितनी हमारी बिलिंग होती है, आपकी 50 गुना ज्यादा बिलिंग होती है। तो एनीवे दैट हैज बीन कंप्लीटली, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज मेड दिस क्लियर कि भैया हम लोग रशिया का गैस खरीदेंगे, क्योंकि आपने वेनेजुएला को बैन कर दिया है, आपने ईरान पे सैंक्शन लगा लिए, और अब आप रशिया पे लगाओगे, और हमें 130-40 डॉलर का गैस क्रूड हम लोग नहीं खरीद सकते, बिकॉज वी आर 130 करोड़ पीपल, एंड हमारी पर कैपिटा इनकम इज $2000, अनलाइक पर कैपिटा इनकम विच इज हायर इन यूएसए एंड यूरोप। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हमें तो सस्ता क्रूड चाहिए। आप या तो काम करो, रशिया से हम लोग नहीं लेंगे, आप दे दो उससे सस्ता क्रूड, तो वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। तो वो दे नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग को तो अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा ना, दैट्स वेरी क्लियर। Rishi sir, coming back to the markets only, what do you think, at which level we can go down by, say Nifty, if you can track and अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि तो ऐसा होता है ना, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, ग्लोबल न्यूज़ बहुत नेगेटिव हो, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट्स आते हैं ऑन द डाउन साइड। तो आपके हिसाब से व्हाट लेवल्स यू सी दैट वी आर कंफर्टेबल, और कहाँ तक अपन ट्रेड कर सकते हैं? सर मैं तो बहुत क्लियर है, अब जो शॉर्ट करेगा वो नंगा होके बाहर जाएगा। मैं आपको लास्ट टाइम भी यही बोला था कि अब मार्केट शॉर्ट करने का नहीं रहा, क्रीम खत्म हो चुका है, उसका जो शॉर्टिंग वाला ऑप्शन है वो सब जा चुके हैं।
कमोडिटीज जो सबसे वीकेस्ट है, जो जिसके प्राइसेस सबसे ज्यादा घटे हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी कमोडिटी शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वो शॉर्ट करने का टाइम है। जो शॉर्ट करेगा दे विल बी, वो शमशान घाट चले जाएंगे। तो अभी शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपको लॉन्ग करने का मन नहीं है तो लॉन्ग भी मत कीजिए, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू शॉर्ट द मार्केट। आई थिंक वी आर एकदम स्क्रैपिंग द बैरल। और उस अब यार 100-200 पॉइंट कोई नहीं जानता। कल अगर 500 पॉइंट डाउ जोन्स घट जाता है कोई कारण से, तो हो सकता है हमारा भी वो सिंपैथी में 200 पॉइंट घट जाएगा, बट दैट्स मैक्सिमम। एक मतलब अब दिख रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि मार्केट इज हैविंग इट्स स्ट्रेंथ, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट एफआईआई वालों ने भी अपना शॉर्ट आधा कर दिया है। उनको भी अब समझ में आ गया कि अब स्कोप नहीं है ज्यादा नीचे जाने का, और कैरिंग कॉस्ट और लग जाएगा। तो मैं तो शॉर्ट करूंगा नहीं मार्केट को। इनफैक्ट जो भी शॉर्ट करेगा उसको भी मैं यही एडवाइस दूंगा, भैया मत कर। शॉर्ट में अगर तुमने कमाया तो वो सारे के सारे चले जाएंगे, कि यू टर्न जब होता है ना मार्केट का, बहुत शार्प होता है और सबसे बड़ा पैसा उसमें ही बनता है। और अगर कोई शॉर्ट किया होगा तो उसके सारे पैसे लग जाएंगे। इनफैक्ट वही मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। जो शॉर्ट किया हुआ रहेगा वो कवरिंग करते करते मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। सो दैट्स व्हाट द थिंग्स आर। तो सबसे बड़ी जो बुल रन होती है वो शॉर्टर्स ही लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर इन दैट फेज जब ये वाली चीजें हो रही है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अब बहुत इंडिया के फेवर में आ रहा है। देखिए आप, क्रूड नीचे जा रहा है, तो हमारे जो रूपी के ऊपर है प्रेशर वो काफी नीचे आ गया अभी। वो काफी बेटर हो जाएगा। हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक है, एक्सपोर्ट को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर्विसेज एक्सपोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमारे ठीक आ रहे हैं। एफआई की सेलिंग कम हो गई है। तो जो रूपी आईएनआर के ऊपर जो प्रेशर था, एफआई की सेलिंग जो वो लोग माइंड बॉगलिंग नंबर्स 7-7 हजार करोड़ का सेलिंग कर रहे थे, वो अभी काफी ट्रिकल डाउन हो गया अगर आप देख रहे हो तो। और अगर क्रूड भी नीचे आ जाता है तो अगेन वी विल स्टार्ट यू नो हमारे वो सीएडी भी काफी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये 2-3 चीज अगर ठीक होती है तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड सेल एट दिस मार्केट। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसा हो, खुद का पैसा हो, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर बोरोड मनी है तो थोड़ा धीरे धीरे करके कीजिए, बट शॉर्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, आरबीआई भी अब 75 बेसिस पॉइंट्स नहीं इंक्रीज करेगी, वो 25-25 का मेजर्ड इंक्रीज करेगी टिल द इन्फ्लेशन स्टार्ट कूलिंग डाउन, बेस इफेक्ट इंक्रीज हो जाए। वो लोग भी बहुत सोच समझ के करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आप एक साल में कंट्रोल कर सकते हो, ग्रोथ हाथ से निकल गया ना तो 2-3 साल लगते हैं उसको ठीक होने में। तो वो सेंटीमेंट एक बार खराब हो गया तो वो पूरा का पूरा चला जाएगा, खेला हाथ से निकल जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो दे विल गोइंग टू टिंकर विद द ग्रोथ, क्योंकि अभी आगे 1-2 साल में इलेक्शंस भी है। सो दे वोंट वांट इकोनॉमी टू गो डाउन, एंड दे गो डाउन विद दैट इकोनॉमी, मुझे नहीं लगता है। और इन्फ्लेशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। सारे अभी एडिबल ऑयल्स भी घटे हैं, सारी चीज घट रही है, वेजिटेबल प्राइस आर अंडर कंट्रोल, क्रूड अब नीचे आ रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हेल्पिंग थिंग। तो अब मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड शायद वी विल सी लॉट ऑफ कट्स आल्सो। कमोडिटीज में भी कट्स आए गए हैं। स्टील के दाम 30-40% घट गए हैं। सो कोयले के दाम घट गए हैं। आप कोयला जो $600 चला गया था, कोक वाला, कुकिंग कोयला वाला, वो आज ऑलमोस्ट $250 आ गया है। सो यू सी ऑल द प्राइसेस हैव गॉन, जो एक्सट्रीम में ऊपर चले गए थे वो नीचे आए हैं 40-45%। सो दैट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू लोअर इन्फ्लेशन। इनफैक्ट वो लोग तो नेगेटिव इन्फ्लेशन ले आएंगे। मुझे तो इसी बात का डर है कि हमारे इन्फ्लेशन 1-2% ही आ जाएगा। वंस 1-2% आ गया, आरबीआई हैज एनफ हेडरूम टू कट द रेट्स। वंस द rate cut cycle start again, we'll bounce back. So Rishi bhai. Okay, go I'm- ahead. I'll just add to one point. We have done a space about this. Have market made the bottom or not? ऋषि भाई ने उस टाइम इतने सारे पॉइंट्स रखे थे ना, ऋषि भाई वही चीज रिपीट कर रहे हैं, और परफेक्ट पॉइंट्स है, क्योंकि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो फाइनल है। बाकी सब आपका व्यू है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जब अगर बेसिक फंडामेंटल जिसके कारण मार्केट गिर रहा था, वो बेसिक फंडामेंटल अगर चेंज हो रहे, हम क्यों गिर रहे थे? क्रूड ऊपर बढ़ रहा था। हम क्यों गिर रहे थे? नेचुरल गैस का प्राइस ऊपर बढ़ रहा था। हम क्यों गिर रहे थे? मेटल्स का प्राइस बढ़ रहा था। तो जो बेस फैक्टर था जिसके कारण हम इतना इम्पैक्ट ले रहे थे, फूड प्राइस इन्फ्लेशन, XYZ, हम रोज यही बात करते, तो वो बेस फैक्टर अगर चेंज हो रहा है वापस, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव भी सोचे? ठीक है, नेगेटिव आता रहेगा, 2-5% क्रूड कभी भी जंप करेगा, वो टेक्निकल के पीछे जंप कर जाएगा,
बट जो बेस जो इम्पैक्ट है जिसके कारण से हम गिर रहे थे, द ओनली बिगेस्ट फैक्टर फॉर वरी अपने लिए जो है आईएनआर का है। बट आईएनआर भी कहीं ना कहीं जाके कूल ऑफ करेगा। आप आईएनआर का पुराना चार्ट भी देखोगे, आईएनआर ऐसे ही चलता है। तो ऋषि भाई ने एक जो चीज बोली ना कि हम पहले हर कंट्री के अगेंस्ट गिरते थे, अब हम हर कंट्री के अगेंस्ट गिरना बंद हो गए। अब यूएस डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो बट ऑब्वियसली इंडियन आईएनआर नीचे ही जाने वाला है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें यूज करनी है। जिस कारण से हम नीचे गिरे, अगर वो कारण ही बदल गया, 130 का ऑलमोस्ट $90 आ गया क्रूड। तो अगर क्रूड ने कंपेंसेट कर दिया उस चीज को, तो हमें क्यों फिक्र करनी है? देखो इंट्राडे हम सब ट्रेडर्स है, बट ओवरऑल जब की बात करते हैं कि भैया ओवरऑल क्या लगता है नेक्स्ट 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्या हो सकता है, एज ए इन्वेस्टर की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं आपको लेवल दे दूंगा जब ऋषि भाई का हो जाएगा, या कोई भी आके लेवल दे देगा, वो इंट्राडे हो गए। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो मार्केट का पकड़ते कि मेरा एसआईपी चालू रखूं नहीं रखूं, मेरा ये XYZ करूं ना करूं, उनके लिए चीजें काम में आएंगी। इंट्राडे ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्रूड ऊपर गया नीचे गया, डॉलर ने क्या किया, डाउ जोन्स ने क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट जिस चीज से हमें पड़ा था, जिस कारण हम गिर रहे थे, हमें क्या लेना देना डेक्स कितना गिरा या चाइना कितना गिरा या जापान ने क्या किया या डाउ जोन्स ने क्या किया। हमें देखना है कि हम किस एंगल से मार्केट को सोच रहे हैं। इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने एसआईपी के हिसाब से सोच रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। तो हमेशा बेस्ट होता है कि अगर ऐसी कोई बैड न्यूज चलती रहती है तो इन्वेस्ट करके चलो और एसआईपी करो उसमें। हम तो हमेशा बोलते हैं एसआईपी करके चलो, हम नहीं बोलते कल जाके सुबह पूरा पैसा डाल दो। 5% करके डालो ना हर डिप में। Yes, Fabio, go ahead, please. Sorry to interrupt you. No issue, no issue. So, Rishi bhai, I was asking you after the RBI. I mean, you said that RBI won't increase the rates much because getting demand back would be much more difficult than getting inflation under control, and a very acceptable point. But what are your views on the fiscal deficit that has gone up like 20-25%? Like we were at a run rate of $20 billion dollars per month. Today we are at $25 billion per month. And what are your thoughts on it? And what could RBI and the government do about it to control it? पहले मैं अमित जी का एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो यूएसडी घटी है ना आईएनआर के अगेंस्ट, वो सिर्फ आईएनआर के अगेंस्ट नहीं घटी है, सारे करेंसी के अंडर घटी है। एंड INR has been least depreciated currency. If you see the dollar index is at 20-year high. So it's the dollar which is getting stranding rather than rupee is getting weakening. अगर rupee weak होता तो सारे currency के against weak होता। rupee सिर्फ dollar के against weak हो रहा है, लेकिन सारे other currency के against वो strong हो रहा है। So ये बोलना कि rupee is getting weak is not a completely a right statement, क्योंकि rupee is actually gaining strength against other currencies, other global major currencies, euro हुआ, pound हुआ, या yen हुआ, these are big economies और उसके against अपनी जो economy है वो strong हो रही है। So that is one thing. And secondly, fiscal deficit अगर आप last year का tax collection देखो, budget estimates और revised estimate, उसके ऊपर 5 लाख करोड़ रुपया का extra tax आया है। कहाँ fiscal deficit का problem है भाई? Taxes are very good. और in what we have done is that हमारी जो कंट्री ने सारे रिफॉर्म्स 2017-18 में कर लिए थे। बैंकिंग रिफॉर्म कर लिया था, आपका ये जीएसटी कर लिया था। अब ये रिफॉर्म का अब हमें फ्रूट्स मिल रहा है। जैसे हम लोग ने फ्रूट का प्लांट अगर हम लोग प्लांट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत टीथिंग प्रॉब्लम आ रही है। बट अब वो टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टेक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इजीली सब कोई यूज उसमें आ गए हैं, जीएसटी भर रहे हैं और जीएसटी कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड, डायरेक्ट कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड, एक्साइज कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड। 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग बजट एस्टिमेट से ज्यादा कमा रहे हैं और इस बार का ये बजट अगर आप देखो काफी कंजर्वेटिव रखा है इन्होंने टैक्स एस्टिमेट्स को, तो मुझे लगता है कि अगेन एक आउट परफॉर्मेंस आएगा वहां पर। सो मुझे तो कहीं फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम नहीं लगती है सर। I'm extremely sorry. I used the word fiscal deficit. हाँ, आप I was करंट talking अकाउंट about the डेफिसिट बोलना current चाह रहे account थे। deficit.
हाँ, दैट आई एग्री, मैं समझ गया था आपकी बात, तो बट सिंस यू यूज्ड द फिस्कल डेफिसिट, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता था। सेकंडली, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो मैंने उसको प्रीवियस आंसर में बोला था कि अगर हमारे क्रूड के दाम घटने लग जाते हैं, हमारे कमोडिटीज़ के दाम घटने लग जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली और एफआई की सेलिंग कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो वो देखिए कम अभी कम हुई है, बंद नहीं हुई है। लेकिन आप देखो कितना जो एक दिन में 7,000 करोड़ रुपया बेचता था, आज आप देख लो कहाँ बेच रहा है। तो दैट थिंग इज़ वीकली के हिसाब से भी अगर देखो ती 20-20 हज़ार करोड़ का माल बेचा था, 30 हज़ार करोड़ का माल भी बेचा था 1 वीक में तो। तो उस हिसाब से तो वीकली ऐसे कोई सेल्स की फिगर नहीं आ रही है। प्लस हमारा जो एसआईपी है, वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही है। इस मार्केट में भी लोग हैं। और आप एक चीज़ देखो ना यार, 2014-15 तक हमारे पास 3 करोड़ डीपीआई अकाउंट्स था। आज 10 करोड़ डीपीआई अकाउंट हो गए। देयर आर मोर पीपल हू आर coming in the market and that person is bringing more cash. एसआईपी आप देख लो, 3 करोड़ था फर्स्ट 30 साल में, 3 करोड़ फोलियोज थे। आज जो लास्ट 8 साल में 3 करोड़ फोलियो से 13.5-14 करोड़ फोलियो हो गए। और वो फोलियो में पैसा आ रहा है, वो उनके पास कहीं भी 2-3 लाख रुपया भी होता है तो चलो म्यूचुअल फंड में लगा दो, वो आप एफडीज में नहीं लगाता है, वो दीवान हाउसिंग के एफडीज में नहीं लगाता है, वो रिलायंस के एफडी, रिलायंस कैपिटल की एफडीज में नहीं लगाता है, सब में हाथ जला चुका है। तो वो अब एसआईपी करके छोड़ देता है, क्योंकि एसआईपी में उसके रिटर्न्स काफी बेटर आए लास्ट 5-6 साल से। अगर आप देखो ये वाला फॉल को भी अगर आप एडजस्ट कर लोगे भी, तो भी 12% का उनको रिटर्न मिला है। और अगर ये फॉल से पहले 15-16% तक का रिटर्न मिलता था सीएजीआर। तो यार 6-7% का आपको एफडी दे रहा है, आपको यहाँ पे 15% का रिटर्न मिल रहा है या 12% अभी पकड़ लो, तो 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो और आपको क्या हाथी घोड़ा चाहिए क्या बॉस? तो दैट इज वन थिंग व्हिच इज आई थिंक। और कैड विल बी वेरी मच अंडर कंट्रोल, क्योंकि जैसे जैसे आप क्रूड घटता है, आप देखो $15 क्रूड तो अभी आपके आंख के सामने लास्ट 1 वीक में घट गया है। तो वो तो सब आपको वो उसका फायदा मिलेगा ही ना, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हैव। एंड क्रूड्स घटता है तो सारे के सारे कमोडिटी डेरिवेटिव केमिकल्स जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट गोल्ड भी घट रहा है। तो अब गोल्ड का भी अब इंटरेस्ट खत्म, क्योंकि गोल्ड में जब गोल्ड बढ़ता है तभी लोग उछल उछल के लेते हैं कि इट्स अ एप्रिशिएटिंग करेंसी। वंस इट स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग, देन पीपल डोंट बाय मच। गोल्ड पे भी ठीक है, देखते हैं यार, बाद में देखेंगे, अभी कौन सी शादी है बेटी की, अभी थोड़ी ना लेना है। तो वो वाला मतलब वो लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड अभी लास्ट 2-3 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है। तो अभी लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है गोल्ड में। सो दैट इज वन थिंग विच वी नीड टू सी। तो सीएडी भी बहुत जल्दी अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। मार्केट लुक्स वेरी स्ट्रांग गोइंग फॉरवर्ड, मुझे तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। सारे कंपनीज ने अपने जो कमोडिटीज है या केमिकल कंपनी है, सब ने अपना बैलेंस शीट डीलिवरेज कर दिया है लास्ट 2 साल की तेजी में। भले ही वो ऐसा वो एफ एफ एफओ आपके इशू लेकर आए या जो भी लेकर आए, उनका डेट लेवल काफी कम हो गया। तो वो डेट लेवल जो कम हुआ है, वो आपको पूरा का पूरा आपको ट्रांसलेट करेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी में, और प्रॉफिटेबिलिटी आपको मार्केट कैप में ट्रांसलेट होगी। तो ये चीज तो मैं बहुत क्लियर हूँ। और कैपेक्स साइकिल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनके पास प्राइसिंग पावर है। जब तक सप्लाई ज्यादा नहीं आती है, तो पूरा इनके हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है। तो अब ये प्राइसिंग पावर जो लास्ट 5-6 साल से मिसिंग थी, कमोडिटी के पास, इसके पास, उसके पास, केमिकल वालों के पास, कंज्यूमर वालों के पास, वो सारी की सारी इनके पास वो प्राइसिंग पावर आ गई है। तो वो प्राइसिंग पावर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और नाउ दे हैव दैट प्राइसिंग पावर, दे कैन मेक प्रॉफिट व्हेनेवर दे वांट। तो पूरा इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी आ गया है, आराम से प्रॉफिट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Perfect. Cool. Thank you, Krishna. So, Chandan, you wanted to ask a question? Go ahead, please. Yes. ऋषि भाई, थैंक यू फॉर योर डीप इंफॉर्मेशन। बट क्या अभी आपने बोला गोल्ड ने 2 साल में रिटर्न तो दिया है, और गोल्ड इंडिया में एज ए इंडियन लोग बाई तभी करते हैं जब गोल्ड नीचे आता है। तेजी आने पे कोई गोल्ड बाई नहीं करता, सब लोग वेट करते हैं नीचे आएगा तो बाई करेंगे। मार्केट के व्यू पे मैं शायद अभी यहाँ से मैं आपके साथ में रहूँगा। 16,200 पे थे तब मैं बेरिश था, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, और आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो सब ट्रेडर्स हैं। तो मार्केट को किसी को 5 साल के बाद क्या होने वाला है या 4 साल के बाद क्या होने वाला है, किसी को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अभी 5 दिन के बाद क्या होने वाला है उस पर जीते हैं लोग। 16,200 पे तेजी नहीं थी, 15,800 पे तेजी है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हम अपने लिसनर्स के लिए,
कि अभी ये भाव है यहाँ पे। यस, वी शुड बाय, वी शुड गो एंड बाय। आज खूब खरीदारी करी है और खरीदना चाहिए। यहाँ पे 1500 800 का एसएल लगाइए, खरीदिए निफ्टी के, और जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स है, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उनको बाय करिए तो द टारगेट ऑफ 16350 16500 तक। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस 500 800 का रखेंगे यहाँ पे हम लोग। और गोल्ड, जब गोल्ड की बात करते हैं सर, तो गोल्ड में क्या होता है सर, हम जो इंडियन है, गोल्ड इज नॉट एन इंडस्ट्रियल मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। यहाँ पे सब लोग इंडियन जो कंज्यूमर है गोल्ड, जब भी गोल्ड मंदा होता है ना, तो आप जाके देखेंगे ज्वेलर्स के पास में लाइन लगी होती है गोल्ड खरीदने के लिए। जब गोल्ड तेज होता है ना, तो कोई गोल्ड खरीदने नहीं आता। गोल्ड ने पिछले 2-2.5 साल में 30,000 से लेके 55,000 तक का भाव दिया। तो गोल्ड ने 2 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। कंपेयर टू निफ्टी शायद कम दिया होगा, बट हाँ बहुत ज्यादा फिर भी रिटर्न दिया है अपने को। हम लोग इंडिया में गोल्ड तभी अच्छा बाई किया जाता है जब जब गोल्ड मंदा आता है। गोल्ड की जब ड्यूटी बढ़ाई गई अभी 1 हफ्ते पहले, तब गोल्ड का कोई बायर नहीं था। जब गोल्ड नीचे आया तो आज कल मैं आज भी ज्वेलरी शॉप हो गया हूँ। जब पूरी लाइन भीड़ लगी थी कि गोल्ड मंदा हो रखा है, खरीद लो, गोल्ड मंदा होगा खरीद लो। जब भी हमारे यहाँ गोल्ड मंदा होगा तो इंडियन कंज्यूमर्स जाके गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंडियन कंज्यूमर पे स्त्री धन आता है। स्त्री धन पे गोल्ड सब इज द बेस्ट थिंग जो आप खरीद सकते हैं और आपको खरीदना चाहिए। ये सब लोग खरीदते रहते हैं। तेजी के गोल्ड पे कोई नहीं खरीदता। इंडिया में लोग मंदी पे गोल्ड खरीदते हैं। इक्विटी मार्केट, जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का अपने जितने लोग 500-600 लोग सुन रहे हैं, हम लोग इसमें से शायद 1-2 लोग इन्वेस्टर्स होंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द जो लिसनर्स है, द ट्रेडर्स है, उनको फर्क पड़ता है मार्केट में 5 दिन में, अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। 16,200 पे भाव पे हम लोग बात, मैं लास्ट टाइम स्पेस में आया था जब 200 का भाव था, तब भी हम बोला था कि बॉटम नहीं बनाया अभी, दिस इज थिंग, अभी यहाँ पे बॉटम या ओवर लेवरेज बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सेल का टाइम था। ये 15,800 के भाव पे ये बाई का टाइम है। 50 रुपये स्टॉप लॉस रखिए, 100 रुपये स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ बाई करिए फॉर द टारगेट ऑफ 16,350 16,500, बस मैक्सिमम वहां तक। वहां पे जाके फिर शॉर्ट करेंगे, फिर नीचे का भाव मिलेगा, फिर खरीदेंगे। जो पैसा ट्रेडिंग करके बन सकता है ना, वो पैसा किसी भी हम लंबा लेके जाएंगे ना किसी चीज में, तो बना नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ट्रेड फेवर में आने लगता है तो हम में से कोई भी मल्टीपल एक्स के लिए कोई रोक नहीं सकता। जब कोई भी ट्रेड लिया, कोई भी स्टॉक लिया, या निफ्टी लिया, या कुछ भी ऑप्शन लिया, एक बार ये अगर स्टॉक हमारा 5-10% चल गया ना, तो स्टॉक बुक हो जाता है। बट स्टॉक अटकता कब है? जब स्टॉक 50% गिर गया। आप जब हम देखने जाएंगे, हमारे सारे आईटी, सारे मेटल्स 50% ज्यादा डाउन है। सबके पास लॉन्ग अटका हुआ है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने लॉन्ग में पैसा बना लिया, मैंने लॉन्ग में कर लिया। सबके पास लॉन्ग अटका हुआ है। ये भाव वो है जहाँ पे सब लोग परेशान है कि हम क्या करें। लोग परेशान होकर पैनिक में आके अपना हर जिसको भाव नहीं मिल रहा, अपने आप को यहाँ पे इस टाइम पे लॉस बुक कर रहे हैं कि मेरे को लॉस बुक करके जो बच सकता बचा ले। तो ये टाइम लॉस बुक करने का नहीं है। आप एज ए जो लिसनर्स है उनके लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि ये टाइम लॉस बुक करने का नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पोजीशन को बचा के रखें, शायद आपको मौका मिलेगा एग्जिट करने का। और अपने पोजीशन को आप रोटेट करें, चर्न करें। रेजिस्टेंस लेवल आता है बेचें, नीचे सपोर्ट आता है वापस खरीद लें। अपनी पोजीशन को चर्न करेंगे ना, तो शायद आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जब एक बार आप आपने कॉस्ट कम कर लिया अपनी कॉस्ट को, मैं आई बिलीव कि मेकिंग कॉस्ट जीरो। अगर आपने अपनी पोजीशन की कॉस्ट को कम कर लिया किसी तरीके से चर्निंग करके, तो आप फिर कंफर्टेबल रहेंगे पोजीशन को लंबा रन करने के लिए। एक बार जब आपका कैपिटल बाहर निकल जाएगा ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप उस पैसों को लंबा रन कर सकते हैं। अपने लॉस के पैसों को जिसने टाटा स्टील या टीसीएस या इन्फोसिस, जो अच्छे नाम है, जिसने अच्छे भाव पे खरीदा होगा ऊपर के भाव पे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो अपने भाव के आसपास 10-15% नीचे आएगा तो अपने लॉस को बुक कर लेंगे। आज 50% जा रहा है, चलो कल को 10% जा रहा है, हम लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये टेंडेंसी होती है ट्रेडर्स की। तो ट्रेडर्स को, हम लोग को एज ए वेटेरियन ट्रेडर्स, हम लोग पुराने ट्रेडर्स हैं, 15-20 साल से काम करें सब लोग, तो अपना काम क्या होता है लोगों को बताने के लिए कि आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका नुकसान कम हो जाए। प्रॉफिट कमाने के लिए बात तो वो उनके हाथ में है, उनका डिसीजन होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। आई बिलीव कि हमें ये सिखाना है कि लॉस कैसे हम उनका लॉस कम कर दें, कहाँ तक जाएं कि उनका लॉस कम हो जाए, क्या सिखाएं जिससे वो लॉस कम कर लें अपना। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम लोग ये स्पेसेस करते हैं इसलिए कि 2-5 दिन का व्यू बताएं, और लॉसेस को कैसे उस 5 दिन के अंदर अपने आप को पोजीशन को कैसे चर्न करें जिससे आपका लॉस कम हो जाए।
तो क्योंकि दिस टॉपिक इज मार्केट आउटलुक, तो मेरा व्यू है यहाँ पे आप लॉन्ग जाइए, 15,800 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए, तो टारगेट ऑफ 16,350, 16,500, 16,350, 16,500 के बीच में सारे लॉन्ग काट दीजिए। शायद वहां के बाद फिर नया ट्रेड आएगा, नया ट्रेड व्यू बनेगा, फिर नया ट्रेड लेंगे। So, Chandan, I'd like to add to your point only. जी अमित भाई, देखिए, दो तरह के लोग हैं, ट्रेडर भी आते हैं अपने पास इन्वेस्टर भी आते हैं। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। क्या आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह सोचो, पर इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह सोचो। अमित भाई आपको एक बात बताऊंगा आपको मैं, जो इन्वेस्टर होगा ना, वो रात को 12 बजे स्पेस में आके अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस आपसे और मेरे से तो नहीं लेने वाला है, फॉर श्योर। क्योंकि इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो जो इन्वेस्टर है वो बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। चंदन भाई, ये हमें लगता है सबको हर चीज से फर्क पड़ता है। वो 50 पॉइंट भी डिप होता है ना, मुझे है ना कम से कम 100 डीएम आते हैं रोज के कि सर मैंने ये खरीदा, मैंने तो कहा वो इन्वेस्टर नहीं है फिर वो। यही बता रहा हूँ ना, वो इन्वेस्टर नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ भैया तुम SIP करना चालू कर दो, तुम्हारा कैपिटल उतना नहीं है। मेरे पास पर्सनल में इतने मैसेजेस आते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई तेरी कैपिटल कितनी, पहला क्वेश्चन होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई तू SIP कर, शांत बैठ, पहले मार्केट सीख, कोई टेक्निकल की अच्छी बुक पढ़, या जो फंडामेंटल की अच्छी बुक है वो पढ़, गूगल पे मिल जाएगी सारी बुक्स फ्री, वो पढ़। लोगों को वो भी नहीं करना है कि सर आप बता दो क्या करना है। मैंने कहा मैं आंसर दूंगा तो बुरा लगेगा, पता है ना, अपने तो आंसर ही ढूंढ देते हैं फिर उसमें। एग्जैक्टली अमित भाई, क्योंकि अब देखो मैंने बोला शायद कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि देखो मैं कट टू कट बात करता हूँ। रात को 12 बजे लोग सुन रहे हैं हमें, तो वो कुछ इसलिए यहाँ पे सुन रहे हैं कि आपका स्पेस जो आप करो अमित भाई, दैट इज हॉट हैट्स ऑफ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने जो करा है वो शायद मेरे और हमारे किसी बस की नहीं है जो करना है। रजनी भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। नहीं चंदन भाई, मैं सिर्फ वही बोल रहा था जो थोड़ा बहुत अमित सर ने भी बोला। बेसिकली क्या है कि अब वो इन्वेस्टर हैं नहीं है, पर वो अपने आप को मानते हैं। सो हमारा, अगर हम किसी ट्रेडर का भी पैसा बचाना चाहते हैं तो हम किसी इन्वेस्टर का भी पैसा बचाना चाहते हैं। सो हम उसको, अगर वो भी अगर आके सुन रहा है, देखिए मोस्टली क्या है, हर कोई ट्रेडर होगा तो उसने थोड़ा बहुत तो मोस्टली मे बी, देखिए आप बिल्कुल हार्डकोर ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो, तो आप शायद आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन बाकियों के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। सो उसको देख के भी अच्छा नहीं लगता है, या उसको भी जैसे वो कैसे देख सकता है या कहाँ क्या लेवल्स बन रहे हैं उसके, उनके कोई स्टॉक्स आ गए, डिस्कस हो गए, सो वो पैनिक भी होता ही है, नो डाउट। देखिए जब पैनिक करने का या जब निकलने का टाइम होता है वो भी होता है, लेकिन अभी अभी आप सही कह रहे हो, ये टाइम नहीं है। या तो थोड़ा और नीचे जाता है तब सिचुएशन बनती है, या 40-50% डाउन स्टॉक्स में निकलना इतना कोई फेवरेबल चीज नहीं है। एग्जैक्टली फैक्ट है। वही करो कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स जो हमारे हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, या कोई भी अपने जो 2-4 नाम थे, उनको जो लेके बैठा। जी अमित भाई, इस स्पेस में है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि टॉप 50 स्टॉक जो निफ्टी के है ना, उसमें से 10 से 15 स्टॉक डिस्कस करते हैं। वो कोई आके कुछ उल्टा सीधा स्टॉक पूछ लेता है तो हमें भी पूछना पड़ता है भाई कोई ट्रैक कर रहा है क्या, कोई फैब्लो ट्रैक करता रहेगा, कोई सीके ट्रैक करता रहेगा, कोई हिमांशु ट्रैक करता रहेगा, कोई रणविजय ट्रैक करता रहेगा। तो तुझे पता है मैं कितने स्टॉक ट्रैक करता हूँ। तो मेरा तो सिंपल आ जाता है, भैया तू टॉप 15 का स्टॉक बता दे, मैं बता दूंगा उसका। बाकी तुम उल्टा सीधा दुनिया का कोई भी स्टॉक लाके दे दोगे, इसका क्या व्यू, तो मुझे तो उसका भाव भी नहीं पता। मुझे तो देखना पड़ेगा वो कंपनी काम करती कि नहीं करती, मुझे उसका पास हिस्ट्री भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा अमित नहीं भाई, मेरा एक कहना है बस यहाँ पे, आपको, मुझे, या जो पैनल में हमारे लोग हैं, उनको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो भी पैनल में लोग हैं, सब के सब स्मार्ट लोग हैं। उन्होंने सबने मार्केट की दुनिया 15-20 साल से देख रखी है। बट हमारे जो लिसनर्स आते हैं ना, वो यहाँ पे इसलिए आते हैं, मेरे पास भी डीएम आते हैं कि हम जो लिसनर्स आते हैं, हम इसलिए आते हैं कि जैसे आपका जो थीम है कि अगले 5 दिन में क्या होने वाला है, अगले 500 पॉइंट मार्केट कहाँ जाने वाला है, वो लोग इसलिए आते हैं। अब तक लोग इसलिए बेनिफिट कर रहे थे क्योंकि हम लोग 500 पॉइंट की बातें कर रहे थे कि अगले 500 पॉइंट में मार्केट कहाँ जाएगा, या अगले 5 दिन में मार्केट कहाँ जाएगा। अगर अपने हम टॉपिक से डिबेट करते हैं ना, तो जो देखो सर, रात को 12 बज रहे हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात को 12 बजे हमारे पास स्पेस में 500-600 लोग होते हैं। Chandan, totally agreed with you what you are saying.
इसके लिए हम रोज की बात करते हैं या 1 या 2 दिन में ये ऐसा दिखता है। जैसे ही बदलता है, हम ऊपर का भी लेवल देते हैं, नीचे का भी लेवल देते हैं, सब लेवल देते हैं कि यहाँ से नीचे मुझे भी दिख रहा है खराब है, मैं ट्वीट भी करता हूँ। हम जितना हो सकता है ना ऐड करने जाते हैं कि यहाँ से मुझे भी नहीं दिख रहा कि अच्छा है, यहाँ से मुझे भी नहीं दिख रहा भाई होता क्या कि है ना, खराब है। होता क्या है ना अमित भाई, जब हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर कोई लंबी बात हो रही है, अगर आप, क्योंकि देखो आप एक हो गया फंडामेंटल पर्सपेक्टिव जिसका एसआईपी की बात कर रहे हैं, एक हो गया टेक्निकल की बात। आप हो होस्ट और आप हो सबसे सीनियर, आप ये मैनेज कर रहे हैं, तो लोग आपने जिस स्पीकर को बोलने के लिए मौका दिया है आधे घंटा 45 मिनट, तो ये सारे लिसनर्स ये मानते हैं कि यस दिस गाय इज वर्थ लिसनिंग और इसकी बात हमें पूरी सुननी चाहिए। या तो स्पीकर का हम लोग हर स्पीकर का टाइम लिमिट करना चाहिए अपने को कि हाँ भैया 10 मिनट से ज्यादा कोई बोलेगा नहीं, 10 मिनट इज मोर देन एनफ। वरना जो भाई मैं अपनी बात बोलता हूँ, मेरी बात 2 मिनट में खत्म हो जाती है। ये निफ्टी का लेवल है, यहाँ से बेचना है, ये ट्रेड प्लान है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचेंगे और अपना ट्रेड प्लान खत्म। ये ट्रेड प्लान होता है। इस ट्रेड प्लान के अलावा अगर हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस करने लग जाते हैं ना, तो क्योंकि लोग यहाँ में हमें मानते हैं, सब लोग मानते हैं हमें, और हमारी बहुत सारी बातें सुन के लोग ट्रेड करते हैं। अगर हमारी एक भी बातें उनके दिमाग में आ गई, बैठ गई, तो उनका फायदा कराने की बजाय हम उनका नुकसान करा बैठेंगे। हम भी उसी टीवी एंकर की तरह बन जाएंगे कि जहाँ पे हमें पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना शो चलाना है। तो यहाँ पे अमित भाई आप जो हम लोग, आप और हम सारे लोग जब अपना पैनल करते हैं, हम लोग यहाँ पे शो नहीं चलाते। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि जो यहाँ पे लिसनर्स आ रहे हैं शाम को, रात को 500-600 लोग जो रात को 1 बजे भी आते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक आप करते हो अपना स्पेस, वो लोग इसलिए आते हैं कि उनको वो चीज मिल जाए जहां से वो उनको अगले 500 पॉइंट ऊपर या नीचे, ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये टारगेट, ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये टारगेट, स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। पिछले कुछ दिनों से स्पेसेस में ना, पहले स्पेसेस में हमेशा मिलता था, मेरे पास भी डीएम आते हैं, मैं आपसे बात पिछले 2-4 दिन से नहीं हो पा रही मेरी, मैं बिजी था अपने फैमिली के मैटर में लेके, बट ये आते कि सर हमारे स्पेसेस पहले ऐसे होते थे कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते थे और ट्रेड से पैसा बनता था। अभी हम लोग सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, और ज्ञान से आप जानते हो अमित भाई, आपसे तो बोलने की बात ही नहीं है, आप खुद इससे इतने बड़े ज्ञानी हो। ज्ञान से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता ट्रेड करने से, पोजीशन में लेने से। हम लोग अपने को पैसा बनाना है, सब लोग पैसा बनाने के लिए सुने आते हैं। वापस रखता हूँ 1 सेकंड। अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा ना, अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान क्या चीज, बेसिक नॉलेज, क्यों कोई चीज की बात कर रहे हैं? हम अगर बेसिक चीज की बात करें कि भैया बेसिक्स देखो जाके, जब क्रूड की बात कर रहे हैं या आईएनआर की बात कर रहे हैं या किसी चीज की, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉजिक्स किसी को समझाने में लग सकता है। मुझे तो 1 सेकंड लगता है भैया ये स्टॉप लॉस है, ये एग्जैक्टली आप जो बोलते हो ना, यहाँ पे जितने रिश्ते आते हैं ना, वो सब आपके ऐसे डेड हार्ट मतलब डाई हार्ट फॉलोअर है कि अमित भाई ने बोला ठीक है डन। मेरे 60,000 फॉलोअर्स है, सब फॉलो भी कर देंगे ना, तो मैं वापस वही चार्ट डालूंगा जो मैं पहले करता था। मैं कल भी वही चार्ट डालूंगा जो मैं उससे पहले करता था। अभी हम लोग, आप जो चार्ट शेयर करते हो ना, उस चार्ट की तारीफ तो सर पूरी मैं यहाँ ना फॉलोअर बढ़ाने आता, क्योंकि आप अपना ज्ञान देने आता, मैं नहीं कर पाता। मैंने आपको बोला भी था कि सर आपने जो मेहनत करी है, हैट्स ऑफ है, इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का लोगों को वो मेहनत मिलना चाहिए ना, उस मेहनत का फल मिलना चाहिए लोगों को, अपने लिसनर्स को, उनको पैसा मिलना चाहिए। रमेश भाई आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए ना। मैं सिर्फ ये कहता कि ऐसा नहीं है कि आजकल कोई ट्रेड नहीं दी जाते, सब ट्रेड वगैरह सब दिए जाते हैं। बस आजकल हम लोग जरूर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्रेड में एसएल जरूर दीजिए, व्यूज भी होते हैं आपका, सुनिए, व्यूज भी होते हैं, ट्रेड्स भी होते हैं और लेवल्स भी दिए जाते हैं, प्लस ज्ञान भी दिया जाता है। अगर कोई उस पर्टिकुलर लेवल को कैसे निकाला है उस चीज के लिए बात हो तो वो सब कुछ होता है। सो आजकल ऐसा नहीं है कि सब कुछ चल रहा है, बट सिंस 12:15 हो चुके हैं, हम थोड़ा आगे मूव करें तो बेटर है, क्योंकि पहले काफी खिंच गया। लेट्स टेक क्वेश्चंस, उन लोगों को पूछो किसी का सौदा फंसा है अपने ट्रेड्स में, तो अभी यहाँ पर सपोज अमित भाई किसी ट्रेड में, वो चंदन भाई मोस्टली हम क्वेश्चंस का ज्यादा रखते हैं, किसी दिन रखते हैं। सो आज अभी पहले
व्यूज ही पूरे हो जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी अमित सर का वही तो व्यूज कह रहा हूँ, बचा हुआ अपने है। स्पीकर रंजू भाई, अपने पैनल स्पीकर 8-10 हो पाते हैं और 2-2.5 घंटे के स्पेस में उनके व्यू भी नहीं हो पाते। तो व्यू का टाइमिंग रखिए ना, मेरे टाइमिंग रखिए कि चंदन भाई आप बोलोगे सिर्फ 2 मिनट, आप अपना व्यू दोगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं 2 मिनट व्यू देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैं आज 5-10 मिनट इसलिए बोल गया क्योंकि वो जो चीज, जिस चीज के लिए स्पेस हम लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे भी, वो चीज लोगों के मैसेज आने लगे पर्सनल पे कि सर वो ये बताओ ये क्या करना है? अरे भाई स्पेस पे हम लोग आते तो बोलते तो अपने लेवल कि सर वो स्पेस पे लेवल नहीं आती, अब तो स्पेस से बातें होती है। तो ये नहीं अब नहीं मैं नहीं, अगर अगर somebody is saying this चंदन भाई, तो आई एम वेरी सॉरी। आप स्टार्टिंग और एंडिंग और मोस्टली जो भी आता है सबको अपने लेवल्स ही देते हैं, ऐसा 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 नहीं है। देन आई थिंक वो ध्यान से नहीं देख रहे हैं चंदन भाई। दिस इज I'll be ये very bad I'll with add this। to that point. अमित सर आप अपने लेवल्स वगैरह दे दीजिए अभी। चंदन, हमने दे दिए, बाकी आप ही दे दीजिए। मैं एक चीज बोलता हूँ, जी अमित भाई, बहुत सिंपली बोलता हूँ। देखो, फंडामेंटल बहुत बड़ा पकड़ना, उसके लिए समय लगता है। फैब्ल्यू कभी बोलता है ना, तो हम उसको भी रोकते नहीं, क्योंकि फंडामेंटल व्यू अलग होता है। टेक्निकली क्या अपना ये लेवल, ये स्टॉप लॉस, ये किस्सा खत्म। फंडामेंटल जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है मार्केट, जब मैं भी बात कर रहा था ना, जब हमने मार्केट का बॉटम पकड़ा था, जब मार्केट जी बॉटम की बात कर रहे थे, तो मैंने जी भी जी बोला था कि भैया आधा पौन घंटा मैं अकेला बोलूंगा, मैं जी आधा जी पौन बिल्कुल। घंटा बोलता भी नहीं। मेरी वर्कशॉप चलती है तो मैं 12 नहीं 15 घंटे बोलूँ, दैट इज डिफरेंट मैटर। तो मुझे कुछ बिल्कुल। समझाना पड़ता है कि भैया बेसिक क्या चेंज हो रहा है। तो कोई बेसिक फंडामेंटल की बात, जैसे फैब्ल्यू कभी बेसिक फंडामेंटल की बात करता है ना, तो हम सुनते हैं कि भैया बेसिक फंडामेंटल कुछ चेंज हो रहा है। अब आके सिंपल बोल दे कल ये हो जाएगा, परसों हो जाएगा। भैया जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स है, जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम एसआईपी चालू रखे बंद कर दे, मेरा एक सिंपल मैसेज आता है, भैया एसआईपी चालू रख। तो बोलता है सर क्यों? मैं बोलता हूँ रात को स्पेस सुन ले, रिकॉर्डिंग सुन ले। और वो लोग इतने बोलते हैं ना कि सर फंडामेंटल जो पॉइंट लाते हो ना लास्ट में, वो जहां जहां से डिफरेंट डिफरेंट लोग लाके देते हैं, वो हमें बहुत फायदा देते हैं। मुझे नहीं पता तुझे किसने मैसेज किया, मुझे ऐसा कभी मैसेज नहीं आया कि, क्योंकि देख फंडामेंटल चंदन बहुत सारी चीजें पकड़नी पड़ती है फंडामेंटल के लिए। फंडामेंटल सिर्फ एक ही चीज। अच्छा अमित भाई, अग्री अग्री तो पॉइंट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है, बट एक बात बताइए, 16 200 पे इतनी हमारे अपने स्पेस पे, क्योंकि मैं स्पेस को आपका नहीं मानता, ये स्पेस बोलता हूँ कि हाँ ये हमारा स्पेस है, हमेशा बोलता हूँ कि हमारा स्पेस है। हम लोग इसमें मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बताते हैं लोगों को। तो उस 16 200 के भाव पे जब भाव था, उस भाव पे इतने बॉटम बन गए थे, क्या हमारे लिसनर्स ने वो नहीं अगर नहीं खरीदा नहीं, होगा तो आज वो बने रहे होंगे? शायद क्या उनकी नहीं बड़ी ताकत नहीं नहीं होगी क्या? नहीं सुना। ये इसके लिए बोलता हूँ ना, रोज सुनो, रोज रिकॉर्डिंग सुन लो। किसी का नहीं सुनते ना। मैंने चार्ट भी डाला था कि यहाँ पे कॉशियस हो जाना। ये चीज फ्राइडे आपकी आपकी तो मैं तो हम लोग तो बात सबने यही करते बोला हैं था भैया। अब आपको आधी बात सुननी है और आधे को डिस्काउंट करना है, तो वो मेरे ऊपर नहीं है। हम पूरा प्रॉपर बता के जाते हैं कि यहाँ पे ये है, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देना। अगले दिन स्पेस में आके बोलते हैं भैया स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, नीचे का लेवल जो जहां से बोला था, अगर यहाँ से पलटता है तो यहाँ पे ये कैरी करने का। वो चार्ट के साथ आता है। घनश्याम भाई आते तो स्कैनर भी देते हैं अपना, जगवीर आता है अपना ट्रेड देता है कि ये मेरा ट्रेड है, ये चलेगा, ऐसा लगता है। कई बार जगवीर मेरे अगेंस्ट होता है, कई बार घनश्याम भाई मेरे अगेंस्ट होते हैं, कई बार मैं रणविजय के अगेंस्ट होता है, फैब्लियो मेरे अगेंस्ट होता है। हमें वो ऐसा है ही नहीं हमारा कि भैया तूने बुलिशनेस बोला, मैंने बियरिशनेस, मैं खुद बियरिशनेस था। वो फ्राइडे का कैंडल देख के मैं पागल समझा है मुझे 16 to 75। जब मैंने खुद ने पहले 5 मिनट ट्रेड डाल दिया, 16 to 75 मुझे दिख रहा है अपर बॉलिंजर पर है, मेरा सिस्टम चलता है कि भैया मुझे है ना खरीदना है, बेचो ना नहीं, बेचो अलग आपके लेवल्स की तो लकीर मानते हैं हम लोग ना, तो उसकी तो बात ही नहीं है। आपका एनालिसिस तो आपके अगेंस्ट तो शायद मैं भी कभी नहीं आता, मैं पूछ लेता हूँ कभी जरूरत होती है, अमित भाई मेरे को ये मेरा ये ट्रेड बन रहा है, क्या तो बताएंगे आप, क्या व्यू होता है आपका? ये बात खत्म कर देते हैं यहीं पर। अननेसेसरी आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं है। अरे आपसे क्योंकि आर्गुमेंट, मैं आपको लगता है मैं आपसे आर्गुमेंट करूँ कभी भी, कभी जीवन में? किस्सा खत्म कर देते हैं यहीं पर। किसी को क्वेश्चन है तो भेज दो, और उसके बाद एग्जैक्टली, एंडिंग लेट्स स्पीच लेट्स द क्वेश्चन। या सर आपका प्रॉपर व्यूज रह गए थे, आप वो कर लीजिए एक बार। फिर अगर नीचे घनश्याम भाई और भाई की तो आज भाभी मारेगी।
कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं एनीवे मतलब वो आना चाहते हैं, इट इज फाइन, अदरवाइज कुछ नया अच्छा, नहीं है तो वो भी। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर आशु, यस। कमोडिटी बहुत अच्छा ट्रैक करते हो, क्या व्यू बन रहा है कमोडिटी के? कॉमोडिटी में तो मतलब अभी तो शॉर्ट ही चल रहा हूँ मैं, बट मैं ड्यूरिंग द डे ही निकल जाता हूँ और चेंज भी कर देता हूँ इमीडिएटली। मतलब मैं पूरा टेक्निकल के हिसाब से जो भी मेरा चार्ट है मैं टोटली उसे फॉलो करता हूँ। मतलब मैंने आज दोनों ट्रेड लिए क्रूड में, लॉन्ग पहले शॉर्ट भी किया और लॉन्ग भी लिया। तो वो डिपेंड करता है, मतलब इंट्राडे ही करता हूँ मैं, पोजिशनल नहीं करता हूँ, बिकॉज अनप्रडिक्टेबल रहते हैं ये, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। और इसलिए जो भी दिन में मतलब ऐसा है कि 2-4 स्क्रीन पे कॉमोडिटी चलती रहती है मेरी पूरे टाइम, जब तक मैं सोता नहीं हूँ। और जब भी सिग्नल जनरेट होता है मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा एग्जिट समझ आता है, मैं निकल जाता हूँ। तो फ्रिक्वेंटली डायरेक्शन चेंज करता रहता हूँ मैं। ओवरऑल बियरिश ही है अभी फिलहाल, ओवरऑल अगर हम बात करें तो। क्रूड एनजी और हाँ गोल्ड सिल्वर प्लस हाँ, मेटल्स। यस, मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर करता हूँ मैं। मेनली कॉपर भी किया है मैंने शॉर्ट, पोजिशनल भी किया था, बहुत छोटी क्वांटिटी में करता हूँ अगर पोजिशनल करता हूँ। ड्यूरिंग द डे मेरा पूरा वॉल्यूम यूज करता हूँ मैं, मतलब जो भी मेरी कैपेसिटी है। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब ओवरऑल क्रूड का अगर आप चार्ट में पूछूं कि यहाँ से आपको क्रूड क्या दिख रहा है फॉर से नेक्स्ट अब 1 वीक चार्ट के हिसाब से? चार्ट के हिसाब से आपका ट्रेड बियरिश नहीं ही है। चाहिए, आपका मुझे ट्रेड नहीं चाहिए, आपका ट्रेड भूल जाओ। मुझे चाहिए कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, क्रूड कहाँ जा सकता है, ऊपर नीचे दोनों? नहीं, पॉसिबिलिटी तो बियरिश ही है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बियरिश। तो क्रूड गिर सकता है और बिल्कुल। चलो ठीक है। सो वी हैव डॉक्टर निकी मेहता आल्सो। डॉक्टर साहब वेलकम। कितने डॉक्टर आ जाएंगे यार, मतलब मैं किसको फिर डॉक्टर रेफर करूं, फिर नाम से रेफर करूं, किस नाम से करूं? मेरे सबसे बड़े डॉक्टर साहब बाजू में बैठे हैं, प्रशांत मलिक। अब उनको डॉक्टर बोलूं, डॉक्टर आशु को बोलूं, रवि को बोलूं, अब तो मतलब ये कंफ्यूजन मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं किसको डॉक्टर डॉक्टर करके रेफर करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अरे प्रॉब्लम होता है मैडम। आपको क्या लगता है इजी है कि सबको डॉक्टर बोल दो, कोई बोलेगा मुझे बोल? ये देखो डॉक्टर साहब भी ऐसे रहे। सो डॉक्टर निकी मेहता, इफ यू हैव एनी व्यूज अबाउट मार्केट्स, एनीथिंग एल्स, प्लीज जॉइन इन, अदरवाइज इनवाइट डॉक्टर, हमारे ओरिजिनल डॉक्टर साहब। मतलब सब ओरिजिनली डॉक्टर है, पर ये इंजीनियरिंग वाले डॉक्टर है हमारे, जस्ट टू हैव हिज व्यू अबाउट वॉलेटिलिटी एंड अ ब्रॉडर मार्केट। डॉक्टर साहब ज्वाइन कर जाओ। डॉक्टर निकी मेहता इज कनेक्टिंग। टिल दे आर कनेक्टिंग, सिंपल व्यू है भाई। 16 7 15, सॉरी 15, ये एक तो है ना रोज 15 से 16, 16 से 15 आ जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। 34 से 35 चला जाता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए आई एम पार्डन मी फॉर दैट। सिंपल है, 16 750 16 800 कल होल्ड करता है, गो लॉन्ग, एब्सोल्युटली गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स। अगेन 15 950, 16,000 doesn't gets broken, go short. Stop loss both the places 50 points, not more than that. Bank Nifty again 35, sorry, not 34 450 as a stop loss for long. For short 35 050, your stop loss. Target on the downside probably 34,000 and 38 800, 33 800. Upside, let's see if it breaks above 34 950, probably we are making a bottom. मेरे चार्ट में आज बहुत सारे रिवर्सल्स आए हैं, मतलब शॉर्ट साइड में आए, लॉन्ग साइड में बहुत कम है। लॉन्ग साइड में सिर्फ जो मेजर दिख रहा है मुझे, लीवर दिख रहा है, हिंदुस्तान लीवर और मारुति दिख रहा है, और कोई ऐसा चार्ट नहीं दिख रहा है। एक एशियन पेंट दिख रहा है ड्यू टू द फैक्टर ऑफ क्रूड, तो एशियन पेंट भी अच्छा दिख रहा है। 3 के अलावा मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, बाकी कोई इनसाइड बार बना के गया, कोई कुछ बना के गया। मेजर जो डाउन साइड दिख रहा है बैंकिंग में दिख रहा है, मेजर डाउन साइड जो दिख रहा है आईटी में दिख रहा है। दे कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ वेटेज इन निफ्टी। अगर 50% लोग गिरने को तैयार है, रिलायंस 10% में क्या बिगाड़ लेगा, अनलेस बैंकिंग एंड आईटी टर्न्स, या बैंकिंग टर्न अराउंड हो जाए प्लस आईटी आ जाए, सॉरी प्लस अपना रिलायंस आ जाए तो भी काम हो जाएगा। नहीं आता तो आप सेक्टर वाइज निफ्टी का हीट मैप देखो, कौन सा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है।
वो सेक्टर परफॉर्मेंस से देखो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है नीचे जाना है। पहले 2-5 मिनट का वेट कर लो, ओपन हाई बनता है पक्का शॉट मार दो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ओपन लो सेम बनता है 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर लो। लेवल बता दिए, कल सुबह कहाँ खुलेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट ट्रैक डाउ जोन्स, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डाउ जोन्स का है। पॉजिटिव फैक्टर इंडियन मार्केट के लिए एक ही है, सबसे बड़े जो पॉजिटिव फैक्टर है वो एक क्रूड नीचे गिरना, गोल्ड का नीचे गिरना, मेटल का नीचे गिरना, वो पॉजिटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर जो सबसे बड़ा है, आईएनआर बढ़ रहा है, आईएनआर यहाँ से और जो उसके बॉलिंजर पे भी वो भी अपर में निकल चुका है। आरएसआई उसने टच नहीं किया है जो उसने 2013 में टच किया था, मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो 82 लेवल पे था, आरएसआई लेवल मंथली लेवल पे आईएनआर पर 77 लेवल पर, अप्रोक्सीमेटली 77। मैं आरएसआई 11 यूज करता हूँ, 14 यूज करते रहोगे तो आप जाके उसका चेक कर लेना। तो वो स्कोप है आरएसआई की सॉरी आईएनआर को ऊपर जाने का, मतलब 80 अप्रोक्सीमेटली 80 चल रहा है तो 81 82 भी जा सकता है। बट ये एक्सट्रीम ओल्ड सोल्ड लेवल हो गया आईएनआर के लिए। जब ये आईएनआर करेक्ट करना शुरू कर दिया, जिस दिन आईएनआर कनेक्ट शुरू कर दिया तब देख लेना क्या पिक्चर बदलती है। तो 2-3% आईएनआर और अप्रिशिएट हो सकता है, यहाँ से डेप्रिशिएट हो सकता है, सॉरी नॉट अप्रिशिएट, वो पहला फैक्टर आ गया। सेम टाइम आपका जो डीएक्सवाई है मतलब डॉलर इंडेक्स है, वो भी सेम फैक्टर दिखा रहा है कि 111 112 मैक्स एक बार को जो लग रहा है। अब वो 112 का 135 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, वो उसके ऊपर है। बट एक बार कूल ऑफ आना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा ऊपर नहीं जाएगा, कूल ऑफ आना चाहिए। थोड़ा भी कूल ऑफ आ गया ना कंफर्ट हो जाएगा। सेकंड फैक्टर जो मेरे लिए पॉजिटिव है वो है विक्स। इंडिया की जो विक्स है ना, वो इतने सारे फैक्टर होने के बाद भी है ना, मतलब लास्ट 4 दिन से अपन 5 दिन से गिर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट फ्राइडे वी आर फॉलिंग फ्रॉम 16 to 75, वी हैव कम ऑल द वे बैक टू ऑलमोस्ट 15,850 जो आज का लो मारा, 15,950 और 880। तो ये अगर इतना बड़ा फैक्टर है तो आईवी अपना सॉरी विक्स क्यों नहीं बढ़ा? विक्स आज भी वहीं पे खड़ा है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर मेरे लिए होता है मार्केट में लॉन्ग करने का, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग फ्रेंकली स्पीकिंग। यहाँ लग रहा है कि बाउंस आएगा ना, उसको शॉर्ट करने का होता है, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। बाकी कल जैसा मार्केट खुलेगा अपन तो 5 मिनट अपना व्यू बदल के ट्रेड मारना है मुझे इंटरडे का। सो वी हैव डॉक्टर साहब आल्सो हुई है। डॉक्टर साहब ऑल ओवर टू यू नाउ। Ben, I think market is right now. Last 3-4 weeks, we've been talking about how volatility is relaxed. So that continues. This week, we saw some uptick in volatility of the today's expiry. But if you look at July monthly, August monthly, everything is still in a very relaxed mode. So there doesn't seem to be any panic yet. But we all know how the CPI numbers came out yesterday, how the market reacted. So I think uh, there might be something that comes around, but right now the market is not pricing any large moves. That remains to be seen. So I think for now the market is essentially just saying that it's not going anywhere. It's just in a sideways zone. Volatility is not seen. It's not being expected by the market, at least by the options market. So there's nothing new on that front, except that last week there was some increase in IVs for this week. The 14 July का आज expiry खत्म हुआ. पर डॉक्टर साहब यू आर ट्रैकिंग आल्सो S&P विक्स आल्सो, वहां पे भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा ना बड़ा? So all the markets are essentially going to follow what the S&P is going to do, essentially across the world. So that's why I'm saying that after yesterday's knee-jerk move that came, there possibly might be some increase in volatility from that. But आएगा तो देखेंगे ना. I mean, you can't predict increase in volatility. It's one of the most difficult things to do. So nobody can predict that, but you can see it while it's increasing, and there might be some indications, but
at least July August expiries का तो कुछ नहीं दिख रहा अभी तक. They all seemed very relaxed. So we can expect a sideways move. मतलब एक बड़ी रेंज में मार्केट चलता रहेगा. A body range, I don't know, because the range is becoming smaller and smaller. So until your lows get broken from the last couple of months decisively, then your ranges can expand. But it doesn't look like that, right? It doesn't look like the market is pricing any very large moves. If you look at actually, अगर आप कल का before the CPI numbers का आप IVs देखोगे कल, there was the call IVs were higher than the put IVs. Market was pricing larger moves. People are buying calls, so that was very interesting. And people still don't seem to want to buy too many puts right here. Skew ka data though is like it's showing that it's not much. There's not much skew in the market at all. If you look at July and August, so I mean these are quite low values of skew, even where we are. So overall, Dr. Saab, as a trader, what one should do? Sell strangles, sell straddles. अगर आप शॉर्ट वॉल खेल रहे हो तो सेल स्ट्रैंगल तो आपके लाइब्रेरी में रहता ही है. सो यू ऑलवेज डूइंग दैट एनीवेज. it's probably lesser reward right now to do that, but I don't reduce my size. ठीक है, if you are selling straddles or strangles, then they will probably return us less, or they will maybe have a losing week or something like that. So typically I don't reduce my size in such situations. तो डॉक्टर साहब स्ट्रेटजी क्या लेनी चाहिए? ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या लेनी चाहिए इस टाइम पे? ऑप्शन स्ट्रेटजी आप कुछ भी लो, स्टैडल लो, स्ट्रैंगल लो, जो भी आपको लेना है. दैट्स इफ यू आर गोइंग शॉर्ट वॉल, you are trading for a sideways market. You want the market to stay sideways. If the market is not staying sideways, you just have to understand that you have to not be in that trade anymore. मैं नहीं बता सकता कि आप कौन सी स्ट्रेटजी लो, वो तो आपके ऊपर है, या तो whoever is listening उनके ऊपर है. But if you are, just understand that when you should be doing it and when you should be out of your trade. And if the market does start trending, again, last month also I was saying that the risk is on the downside. So risk is on the downside. There's no change in that. Market is still sell on rally mode. But when that changes, when a sharp recovery comes in, no one knows. But most likely the risk is on downside. Upside में इतना risk नहीं है. So when that moves, the fast move on the downside does come, you have to just be careful with your short wall. और क्या? Margin trading मत करो. जितना margin है पूरा margin short straddles में मत लगाओ. और क्या बोल सकते हैं? कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बता दो ना डॉक्टर साहब. इतनी रामायण क्यों सुना? कोई ऐसा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बता दो, ये काम करेगा इस मार्केट. अरे आप ट्विटर पे बात कर रहे हो, और आप ट्विटर पे तो सबसे फेमस स्ट्रेटजी है ही 920 स्ट्रैडल. आप नहीं कर रहे हो. मैं स्ट्रैंगल वाला इंसान, मैं स्ट्रैडल नहीं करता, बहुत कम करता हूँ. Great Swan is there. Harsh, what are your views? Okay, so market is I believe that market discounts everything. Market discounts the news. So there is too much of negative news. The dollar, the inflation. But despite all the negative news, we are still not falling badly. The way we should have been falling if there is too much of bad news, and still market is not falling.
that is signaling me that market has already discounted all the bad news, and market is now looking forward. So um, we had made a small base, uh, um, and we have broken above that. That area is near 15,900 road. And today, despite like intraday sell off, at the end we recovered, and we did not close below that breakout zone. Um, that is a cup and handle breakout. And if we join the trend lines, joining the 20th March, 20th June low and 15,500 low, even that trend line has been supported today. So despite all the bad news, we still not breaking down. So okay, if we go below today's low, I will change my view that okay, maybe some more downside has to come. But if market is does not go below today's low, and if we break above 16,000, I am expecting further short covering rally because of the patterns I'm seeing. There is too much of negative news, but market is not ready to go down despite all the news, whether it's dollar going to 80, inflation, US CPI inflation 9.1. But market always discounts the news, and market is always forward looking. So if we go above 16,000 tomorrow, I'm going to add more of longs, and I'm expecting a short covering rally, because when the crowd is fully bearish, when the crowd is fully convinced that market wants to go down, market will go down because of the bad news. Market does the opposite. So definitely, I might be wrong. So I would wait for a break above 16,000 precisely tomorrow. And if we do that, 16,000, 16,020, I would probably we would see a good short covering rally again. Next round of short covering rally, uh, and probably we would go higher than the recent swing high of 16,300. Uh, Especially today, when a couple of heavyweights were down today, including the IT. There is pressure from IT. There is pressure from today. Even HDFC was down. ICICI Bank, SBI. Uh, Most of the stocks were down today. The heavyweights, but still, market did not close very badly down today as compared to the yesterday's close. We are not yet not much down despite the bad news. So that is hinting something. डेफिनेटली वो कुछ हिंट कर रहा है कि इतना सारा नेगेटिव न्यूज होने के बाद सारे कंपोनेंट्स हैवीवेट कंपोनेंट्स भी आज नेगेटिव थे, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट रिकवर्ड रिकवर्ड एंड इट क्लोज्ड अबव द बेस विच इज एज फॉर्म. तो मैंने वो चार्ट भी पोस्ट किया था और अभी रिट्वीट भी किया है थोड़ी देर पहले, वो देख सकते हैं. तो जब तक वो बेस के नीचे नहीं जाता और न्यूज कुछ भी होने दो, मार्केट में अगर बेस ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, बेस के जो बेस का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, so I don't see downside coming. Of course, if it goes below that, then I will expect a downside. I will have to accept that yes, market wants to go down. Unless that is happening, I'm bullish. I still believe that we are bottoming out. और जब market bottoming out होता है तो selling pressure तो आता है. Obviously selling pressure आएगा. Market early phase में बहुत fast V-shape recovery नहीं दिखेगी हमें. सेलिंग प्रेशर आएगा डेफिनेटली. जो पेरिनियल बेस है वो हर एक रेजिस्टेंस पे सेल करने आएंगे, और मार्केट में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है बुल्स के पास कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है. बट एज पर एज प्राइस एक्शन व्हाट आई एम सीइंग, market is not falling also. Okay, it is not going up very fast, but it is not falling despite the bad news. So that is also good news, if market is not falling on a bad news. So Bank Nifty, again, Bank Nifty is stronger. Bank Nifty is trading above 13-day moving average. Bank Nifty is trading above the gap zone that was near 34,300. So जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है शॉर्ट टर्म में. कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रांग है क्योंकि बैंक निफ्टी ने मार्च का लो भी नहीं ब्रेक किया था, वेयर निफ्टी ने किया था. सो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी, if we go above
35,000 approximately. We are going to see furthermore a rally towards 36,000. And my view will be negated if we break below 34,400. Then I stand. I will accept that probably my view is wrong. Rest, I think, pharma stock in pharma, Dr. Reddy has given a good breakout and it is sustaining, so might give some move. Auto from overbought zone, it is now trying to consolidate. So maybe stock specific, I'm bullish on Tata Motors. About today's, I will be expecting a good rally again, good rise again. Again, Tata Motors is holding above the 13-day moving average and 34-day moving average. So that is bullish, and comparatively relative strength wise, Tata Motors has not broken the March lows. So I will be expecting a short furthermore rally once we break about today's high and precisely above 450. Other auto stocks probably might consolidate before going higher. FMCG is stronger. Capital goods sector is stronger. So obviously we are not going to see every sector picking up very fast. There will be slow pickup, but I see a good turnaround coming in a couple of stocks, couple of sectors. So I would like to wait for further more evidence that yes, we are bottoming out, rather than just assuming or preempting. So I will wait for tomorrow's close. Obviously, tomorrow's weekly close is important. If we close above 16,050, 16,100, then again it's a good close. And my views stand violated or invalid if we break below 15,800, 15,850, 15,800. हर्ष, पर लोग तो डाउ जोन देखते हैं, 500 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन है, एसजीएक्स दिखा रहा है, तो क्या करने का? See, I mean, I do track, but Dow Jones has recovered, I guess. And even the US market में भी एक साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है. मैं मेरा क्वेश्चन पूरा समझ. हाँ. रोज डाउ जोन्स जाके देखने का, रोज एसजीएक्स जाके देखने का. रोज नहीं, रोज क्यों देखने का? एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू लेने के लिए देख सकते हैं, लेकिन आई मीन रोज देखने से कुछ फायदा नहीं. अभी शाम को एसजीएक्स और डाउ जोन्स डाउन था, अभी सब रिकवर हो गया. कल भी सेम सीन था, शाम को डाउ जोन्स नीचे था, बाद में रिकवर हो गया था. मॉर्निंग में आज हम लोग गैप अप खुले थे, तो देख के क्या फायदा है. मॉडल स्टोरी बता. तू लास्ट 10 साल से मैं तुझे जानता हूँ. मॉडल स्टोरी समझा कि डाउ जोन्स देख के कुछ पैसा मिलता है या एसजीएक्स देख के कुछ पैसा मिलता है? नहीं, डेफिनेटली नहीं. टेंशन आता है अगर कुछ अलग अपोजिट हुआ हो तो. पैसा तो नहीं बनेगा ना. रात को कौन पोजीशन स्क्वायर अप, किधर जाओगे, कौन से एक्सचेंज में पोजीशन स्क्वायर अप करोगे? खुलता है अपना 9:15 ना, 9:15 खुलेगा ना, उसके बाद डाउ जोन्स देखने का क्यों एसजीएक्स देखने का? जब मैं हमेशा 1000 बार बोल चुका हूँ, क्यों एसजीएक्स देखने, क्यों डाउ जोन्स देख के अपनी मगजमारी करने का? जो मैक्रो फैक्टर्स है वो पकड़ लो. चलो, आप इकोनॉमिक इंडिसेस पकड़ते हो, हम तो वो भी नहीं देखते. हम तो देखते हैं भैया आज निफ्टी ने क्या क्लोज दिया, उसके बारे में हमारा व्यू आता है. हम जो निफ्टी ने क्लोज दिया ना, उसके पीछे अपना व्यू बनाते. हमें नहीं दिखते कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है उस टाइम पर. हमें तो पता भी नहीं डाउ जोन्स क्या है. कभी कभार देख लेते हैं महीने में एक बार कि हाँ कुछ बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है, पक्का हम भी देखते. ऐसा नहीं कि मैं डिनाई करता हूँ, मैं नहीं देखता. कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, यस वी ऑल्सो गुड. बट हर दिन, हर समय, हर मिनट पे भैया ये सबसे बड़ा है ना, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिक फोरम में सबसे बड़ा है ना मूर्खता होती है कि ये ऐसा कैंडल बन गया, वो ऐसा कैंडल. उससे कुछ लेना नहीं निफ्टी को है. निफ्टी में है ना, सबसे आपको एक लास्ट चीज समझाता हूँ. इंडिया के जो भी रहेगा ना, जो मार्केट को कुछ चलाता है, वो अपने से ज्यादा ना इंटेलिजेंट. उसको पता है पब्लिक डाउ जोन्स देख रही, पब्लिक ये देख रही, पब्लिक फलाना देख रहा, देख के आ रही. वो अपना उल्टा काम करके काम खत्म कर देगा. तब आपकी पोजीशन भी स्क्वायर हो जाएगी, आप पैसा नहीं बना पाओगे. तो ये सारी है ना चीजें देखना बंद कर दो. हमेशा हमारे स्पेस में एक ही चीज बोलते हैं, ये सब देख के कुछ फायदा ना मिलना. जो पोजीशन आपने 330 पे लेके गए हो,
आपके यूडी चार्ट देखो, उसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उस चार्ट को आप अपने व्यू के हिसाब से कि मुझे बुलिश लग रहा था, गलती से डाउ गिर गया और मेरा बियरिश व्यू था। मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से एक चीज बोल सकता हूँ, भैया पैसा ना बनेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, पैसा ना बनेगा। तो वो सारी चीजें देखना बंद कर दो। अपन निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी पे ध्यान दो। हाँ, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है कुछ। डाउ जोन्स लोअर सर्किट मार दिया, पक्का अपने पे इम्पैक्ट आएगा, आई डोंट डिनाई। पॉवेल साहब ने कुछ बोल दिया कि मैं 0.75 नहीं 2% इंक्रीज कर रहा हूँ, पक्का अपने इम्पैक्ट आएगा। आई नेवर विल डिनाई दैट। क्रूड कल 25% ऊपर भाग जाए, आई नेवर डिनाई दैट कि भैया क्रूड को मत पकड़ो। आई ऑल्सो से दैट, क्योंकि हम भी ग्लोबली कनेक्टेड है यार। हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो कहीं से आ रहा है, तो बेचने आएगा ना। तो जब बहुत बड़ा हो तो जाके पकड़ो। रोज का 100-200 पॉइंट देख के उसका क्या फायदा मिलना आपकी ट्रेडिंग में? कोई फायदा नहीं मिलना आपकी ट्रेडिंग में। हर्ष, विल यू अग्री और डिसएग्री? इट्स अप टू यू। या डेफिनेटली रात को रोज देख के क्या फायदा है। मींस अगर आपको ओवरऑल ब्रॉड व्यू लेना है तो एक बार मींस ओवरऑल मार्केट देख लोगे, कुछ चल रहा है न्यूज मार्केट में, तो ब्रॉड व्यू लेने के लिए देख सकते हो। क्योंकि मींस ओवरऑल ग्लोबली एक ब्रॉड ट्रेंड रहता है साथ में। लेकिन रोज ऐसा नहीं कि आज डाउ ऊपर है तो निफ्टी ऊपर रहेगा, या फिर डाउ नीचे तो निफ्टी नीचे रहेगा। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में चलता है साथ में ट्रेंड। शॉर्ट टर्म में डाइवर्जेंस हो सकता है ऊपर नीचे, तो मीन्स देख के फायदा है नहीं वैसे कुछ। और मीन्स रात को पोजीशन थोड़ी स्क्वायर अप करेंगे। अरे लोग हैंगसेंग देख के मैसेज करते हैं, लोग चाइना मार्केट। अरे अपने को क्या चाइना से लेना, क्या हैंगसेंग लेना, क्या ताइवान से लेना? आपने कितने साल ताइवान का मार्केट देखा है? कितने साल हैंगसेंग का मार्केट को कोरिलेट करके देखा है? जाओ ना, जब मैं बोलता हूँ जाओ 2004 से कोरिलेट करो, कोई करने की कोशिश नहीं करता। अरे पढ़ के तो आओ मार्केट, तब बात करो। तो सिंपल है, 1600 सॉरी 15800 15700 नीचे का एक बॉटम दिखता है छोटा मोटा एक बार का। अगला मार्केट खुलता है मैं नहीं पता, अगर वहां खुलता है तो ट्राई बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट नीचे ही, हमने लास्ट स्पेस से पहले भी जितने स्पेसेस की हमेशा बोला है, सिर्फ बाउंस बैक रैली है। हमने कभी नहीं बोला कि ये बुल मार्केट चालू हो गया। कोई भी स्पेस जाके सुन लेना है जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे नाम का। हमने हमेशा यही बोला ये पुल बैक रैली है, ये बुल मार्केट का, ये सॉरी बियर मार्केट का एक सिंपल बाउंस बैक है। हमेशा सबने यही चीज बोला है। उस बाउंस बैक में अगर आपने पैसा बनाया तो बहुत अच्छी चीज है, बाउंस भी खेलना आना चाहिए। छोटा मोटा बाउंस आया 16 to 75 पे कैंसिल हो गया, वी टोटली एग्री। हमने उसका भी व्यू डाला, सबने व्यू दिया कि 16 300 400 नहीं आया 16 400, तो बंदूक तो किसी ने सर पे लगाई नहीं ना कि भैया यहाँ से मार्केट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम तो रोज इसके लिए व्यू देते हैं। सिंपली बोलता हूँ कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला, क्यों बोला। उस टाइम जो मार्केट की सर्कमस्टेंसेस है वो देख के बोल रहा है। आज बियर मार्केट रहेगा तो भी हमें क्या मंदी नहीं खेलनी आती? हमें मंदी भी खेलनी आती, तेजी भी आती। बट ये मार्केट कैसा हो गया, साइडवेज ब्रॉड मार्केट, ब्रॉड रेंज में चला गया। इसके लिए आपको बोलते हैं कि ब्रॉड रेंज को खेलना बहुत हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है। हमारे स्टॉप उड़ते, ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉप नहीं उड़ते, हमारे रोज के स्टॉप उड़ के जाते। हम ट्रेडिंग का भी कुछ व्यू देते हैं ना, क्यों हम स्पेसेस, मैं क्या बोला, एक ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगा ना, मैं स्पेस बंद कर दूंगा। ट्रेंडिंग चल रहा है, मुझे क्या लेना है देना है यार। रोज का नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ लो या ऊपर का स्टॉप लॉस पकड़ लो। नीचे गिर रहा है तो ऊपर का स्टॉप लॉस पकड़ के ठोकते जाओ बाजार, ऊपर जा रहा है तो नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ के ट्रेंडिंग में घुस जाओ। उसमें कोई स्पेस करने की जरूरत ही नहीं है भाई। सिंपल लेवल ऊपर की तरह चल रहा है, चलता रहेगा। नीचे चल रहा है, नीचे चलता रहेगा। बट ब्रॉड मार्केट जब हो जाता है ना, सबसे डिफिकल्ट काम एज इवन पर्सनली फॉर अस, हमें भी पता नहीं होता कि इसके लिए हम दोनों व्यू रखते हैं कि नीचे गिरेगा तो कहाँ ठोकना है, ऊपर जाएगा तो कहाँ खरीदना है। हमारे स्टॉप लॉस उस टाइम बहुत डिफाइन होते कि ऊपर गया और मैं शॉर्ट को पोजीशन लेके बैठा हूँ, मुझे काटना है। नीचे गया तो मैं लॉन्ग को पोजीशन बैठा हूँ, काटना है। तो हमारा इसके लिए व्यू चेंज होता रहेगा।
इसके लिए हम रोज स्पेस करते हैं. सो विद दैट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 12:45. वी आर एंडिंग दिस स्पेस. किसी क्वेश्चन पेंडिंग रहो प्रॉब्ली कल नहीं तो परसों क्वेश्चन पूछ लेना. We'll always be happy to answer your questions. We'll not give a very big target कि निफ्टी 5000 पॉइंट गिर जाएगा 5000 बढ़ जाएगा. हमें 500 पॉइंट का पता नहीं है. ये हम गारंटी से बोल सकते हैं. सब स्पीकर के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया. फंडामेंटली लॉन्ग टर्म कुछ अलग हो सकता है. टेक्निकली हम जब बात करेंगे 500 से 700 पॉइंट मैक्स 700 पॉइंट भी कोई बोल देगा ना, मैं उसको पहले क्वेश्चन पूछ लूंगा. तो हम 500 पॉइंट की बात करेंगे भैया 1-2 दिन में क्या दिखता है मार्केट. सो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग दिस स्पेस. थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. जय हिंद. अच्छे से सो जाओ. कल की सुबह देखते हैं कल क्या होता है. बाजार जैसा खुलेगा वैसा रिएक्ट करना. प्री कन्विंस माइंड से नहीं जाता कि शॉर्ट करना है, कि प्री कन्विंस माइंड से नहीं जाना कि लॉन्ग करना है. लेवल देखो, ओपन इक्वल्स टू लो मिलता है, 1 घंटा सस्टेन करता है, लॉन्ग कर देना. ओपन इक्वल्स टू हाई मिलता है, शॉर्ट